हेलो एवरीवन, ईवीएस के लिए आपको है ना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी करनी होती है। तो थर्ड क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले उन्होंने बताया, ये पिक्चर उन्होंने दिखाई है तो पत्तियों से ये पिक्चर बनी हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वो है ना सूखी पत्तियों से, है ना गिरी हुई पत्तियों से, पेड़ से जो पत्तियां गिर जाती है उनसे है ना बहुत सुंदर पिक्चर्स बनाते हैं। जैसे उन्होंने ना रैट की शेप बनाई हुई है। उसके बाद एक फैक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो चूहे होते हैं उनकी जो आईसाइट होती है, देखने की शक्ति होती है, वो कमजोर होती है, लेकिन उनकी जो सूंघने की, टच की, टेस्ट की स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद है ना यहाँ पे है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह के बच्चे बता रहे हैं कि उनके यहाँ पे क्या खाया जाता है। तो हांगकांग से जो बच्ची है वो कह रही है कि हम है ना रेस्टोरेंट जाते हैं, लिंग हू फैन नाम की डिश खाते हैं, जो किससे बनी होती है, सांप से बनी होती है, स्नेक से बनी होती है। उसके बाद जो कश्मीर से बच्चा है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो मछली बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाती है, सरसों के तेल में हमारे यहाँ मछली बनाई जाती है। ठीक है, तो कश्मीर में ऐसा होता है। गोवा में क्या होता है, गोवा से जो बच्चा बिलोंग करता है वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ जो मछली बनाई जाती है वो कोकोनट ऑयल में बनाई जाती है। आपको पता है ना गोवा वाले एरिया में ना बहुत ज्यादा कोकोनट उगता है, तो वहां पे जो फिश बनाई जाती है वो कोकोनट ऑयल में बनाई जाती है। केरला के लोग कह रहे हैं कि टपोइका, हमारे यहाँ ना उबला हुआ टपोइका खाया जाता है, कोकोनट को का बेस बनाया जाता है। यानी कि करी जो होती है, करी का जो बेस होता है वो कोकोनट होता है, और उसमें जो डाल के खाया जाता है बॉइल्ड टपोइका होता है। तो टपोइका है ना कुछ ऐसा दिखता है देखने में, है ना इस तरीके की सब्जी होती है टपोइका। तो आपको है ना वो है ना मैच दी फॉलोइंग दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हांगकांग में स्नेक से बनी हुई डिश खाई जाती है, कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में कुक्ड फिश खाई जाती है, गोवा में कोकोनट ऑयल में कुक्ड फिश खाई जाती है, और केरला में बॉइल्ड टपोइका खाया जाता है। उसके बाद जो मैना होती है ना, मैना वो अपनी जो गर्दन को है ना बैक एंड फोर्थ एकदम से है ना एक झटके में ना बैक एंड फोर्थ घुमा सकती है। ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उल्लू के बारे में उन्होंने बताया कि जो उल्लू होता है ना वो अपनी नेक को है ना बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है। अगर आप अपनी नेक को पीछे मोड़ने की, अपनी गर्दन को पीछे मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो एक कुछ डिग्री के बाद है ना आप नहीं मोड़ सकते, वरना दर्द होने लग जाएगा। लेकिन जो उल्लू होता है ना वो 270 डिग्री के अराउंड अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लेता है। ठीक है, तो बहुत हद तक वो अपनी नेक को रोटेट कर पाता है। उसके बाद है ना ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। तो लुइस ब्रेल जो है वो एक बच्चा है, और जब वो बहुत छोटे थे ना तो वो अपने पापा के शार्प टूल से खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों में वो लगने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो लुइस ब्रेल ने ना एक, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने ना एक ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई, जिसकी वजह से ना जिन लोगों को देखने में दिक्कत होती है वो पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आप टच करके पढ़ते हो, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसको टच करके पढ़ा जाता है। तो ये ना रीडिंग और राइटिंग का एक स्पेशल तरीका है जो किनके लिए है, जिनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक बहुत ही मोटे पेपर पे है ना रेज्ड पॉइंट यानी कि उभरे हुए पॉइंट्स बनाए जाते हैं, डॉट्स बनाए जाते हैं पॉइंटेड टूल्स की मदद से, जिनको टच कर करके फील कर करके पढ़ा जाता है। ये जो स्क्रिप्ट होती है ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे ना यहाँ से यही चीज पूछते हैं। ठीक है, किसने इन्वेंट की थी ये पूछते हैं, और कितने पॉइंट्स पे बेस्ड होती है ये पूछते हैं। उसके बाद आता है पिन कोड। तो जब भी आपके घर पे कोई लेटर आता है तो आपसे है ना पिन कोड पूछा जाता है। जब आप उस कहीं खो जाते हैं, आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो पूछता है आपके एरिया का पिन कोड क्या है। ठीक है, तो पिन कोड का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पिन कोड की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो अगर आप इस लेटर में एक स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पिन कोड जो होता है हमेशा 6 लेटर का होता है। ठीक है, और जो हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो भी 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों का आंसर 6 है। उसके बाद है ना घरों के बारे में बताया गया, हाउसेस के बारे में बताया गया। तो मोलन विलेज से एक बच्चा आया है जो असम में है, मोलन विलेज। उसने बताया कि हमारे एरिया में ना बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए हमें ना घर एकदम जमीन पे नहीं बनाते, 10 to 12 फीट ग्राउंड से ऊपर हम घर बनाते हैं, बैम्बू पिलर्स के ऊपर हमारा घर खड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और सारे घर जो होते हैं वो मोस्टली लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद है ना मनाली से एक बच्चा आया हुआ है, उसने बताया कि मनाली जो है वो हिल का एरिया है। ठीक है, वहाँ पे ना बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और हमारे यहाँ पे ना बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, स्नो भी बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ठंड होती है। ठीक है, और हमारा जो घर होता है वो पत्थर और लकड़ी से मिलकर बनाया जाता है, और स्लांटिंग रूफ होती है। स्लांटिंग रूफ हम उसको कहते हैं जिसपे ना कोई भी पत्थर पानी गिरेगा वो थोड़ी देर के बाद है ना फिसल के नीचे गिर जाता है। ठीक है, जैसे हट आप सब अपनी ड्राइंग्स में बनाते हो ना, उसको हम बोलते हैं स्लांटिंग रूफ। उसके बाद है ना एक बच्चा है राजस्थान से, वो कहता है हमारे यहाँ पे ना बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं, और अपनी जो मिट्टी की दीवारें हैं उन पे है ना मड को प्लास्टर कर लेते हैं, और जो छत होती है वो थॉर्नी बुशेस की बनी होती है, जिससे है ना हमारे घर में बहुत ठंड रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है, तो मिट्टी जो है वो बहुत ठंड प्रदान करती है। उसके बाद है ना राजस्थान में आपको पता है पानी की बहुत कमी होती है, तो आजकल है ना हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं टंका बनाते हैं। तो क्या होता है छत पे आके पानी गिरा,
पाइप के थ्रू है ना वो अंडरग्राउंड जो एक टंका आपने खोदा, यानी कि मिट्टी का आपने ना एक गड्ढा खोदा, उसको आपने ना सीमेंटेड करा लिया, उसमें सारा पानी स्टोर हो जाता है और जब आपको जरूरत हो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं? टंका बुलाते हैं। इसको ना हम एक लिड के साथ कवर करके रखता है, क्योंकि अगर आप इसे खुला रखेंगे तो इसमें मच्छर उग सकते हैं और पानी की क्वालिटी भी खराब हो सकती है, उसमें चीजें गिर जाएंगी, है ना, प्लास्टिक गिर जाएगा, कुछ धूल गिर जाएगी, ठीक है। तो जो ऐसे घरों की छत होती है वो थोड़ी सी स्लोपिंग बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी आराम से टंका में जाके स्टोर हो जाए। तो ये थे वो थर्ड क्लास के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब है ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिस्ट के बारे में पूछा है जो ब्यूटीफुल पिक्चर बनाता है ड्राई लीव्स यूज करके, तो उनका नाम क्या है? अमृता बिश्नोई, विष्णु चिंचालकर, अनीता खुशवाह और नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विष्णु चिंचालकर उनका नाम है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा कि ड्राई लीव्स बनाते हैं वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद गुजरात से, इंदौर मध्य प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है इंदौर मध्य प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो विष्णु चिंचालकर उनका नाम है और वो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है ना मैच दी फॉलोइंग दिया उन्होंने, देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसा खाना खाया जाता है ये आपको बताना है। तो हांगकांग में मैंने आपको बताया कि स्नेक से बनी हुई डिश खाई जाती है, केरला में बॉइल्ड टोपायका खाया जाता है, गोवा में जो है वो कोकोनट ऑयल में बनी हुई फिश खाई जाती है और कश्मीर में जो है मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाई जाती है। उसके बाद है ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी और ब्रेल स्क्रिप्ट कितने पॉइंट्स पर बेस्ड है? तो आपको पता है एडवर्ड जेनर, लुइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो देखो उन्होंने ना लुइस ब्रेल नहीं लिखा, अगर लुइस ब्रेल लिख देते तो आप आंसर मार्क कर दोगे क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट है और ब्रेल ने ही वो बनाई है, ठीक है। तो कभी कभी वो सिर्फ लुइस लिख देंगे, हो सकता है कभी कभी लुइस ब्रेल लिख दे, ठीक है। तो लुइस ब्रेल इसका आंसर है। और कितने पॉइंट्स पर बेस्ड होती है? मैंने अभी आपको बताया था 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। उसके बाद है ना पिन कोड कितने डिजिट का होता है और पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है और पिन फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पता है ना घरों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बैम्बू पिलर्स पे कहाँ पे घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊपर। स्टोन का घर कहाँ पे बनता है जिसकी स्लैंटिंग रूफ होती है और थिक मड वॉल जिसकी जो छत होती है वो थॉर्नी बुशी से बनी होती है, ऐसा कहाँ पे होता है? तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से असम में 10 to 12 फीट ग्राउंड से ऊपर घर बनाए जाते हैं, बैम्बू पिलर्स पे रखे जाते हैं वो घर। असम में होता है ऐसा। जहाँ पे प्लांटिंग रूफ होती है ऐसा मनाली में होता है, ठीक है। और थिक मड वॉल वाले घर कहाँ पे होता है? राजस्थान में होते हैं, ठीक है। आज हम है ना 4th क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे। तो हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है गोइंग टू स्कूल नाम के चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ बच्चे दिख रहे होंगे जो है ना बैम्बू और रोप से बना हुआ ब्रिज पास कर रहे हैं। तो कहाँ के बच्चे हैं ये? असम के बच्चे हैं। असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे उनके लिए मुश्किल हो जाता है जाना। तो वो है ना बैम्बू एंड रोप से बना हुआ ब्रिज क्रॉस करते हैं, कुछ ऐसा बनता है वो, और इसको क्रॉस करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? असम के बच्चे। तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? असम में। इस तरीके का एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर 3 से 4 बच्चे बैठते हैं और रस्सी के सहारे ये एक जगह से दूसरी जगह पास कर रहा होता है, ठीक है, जैसे आप पीछे वाली पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है? इसको ट्रॉली बुलाया जाता है और लद्दाख के बच्चे इसका इस्तेमाल करके स्कूल जा रहे होते हैं। उसके बाद है ना अगर आप सीमेंट ब्रिजेस देखोगे तो जहाँ पे जिस एरिया में ना कोई नदी आ रही होती है, रास्ते में कोई वाटर बॉडी आ रही होती है, तो पानी जहाँ पर होता है या फिर नॉर्मल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे हम क्या क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए? सीमेंट ब्रिज क्रॉस करते हैं। तो नॉर्मल एरियाज में या फिर पानी के आसपास वाले जो एरिया होता है वहाँ पे सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ना ऐसी स्मॉल वुडन बोट से बच्चे कहाँ पे स्कूल जा रहे होते हैं? केरला के बच्चे, ठीक है। तो वल्लम जो होती है वो एक स्मॉल वुडन बोट को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके केरला के बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद है ना कैमल कार्ट, ठीक है, ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करके राजस्थान, आपको पता है ऊंट जो होता है वो राजस्थान में मिलता है, तो कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके राजस्थान के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। कैमल वहाँ पे ना बहुत आराम से चल पाता है इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। उसके बाद है ना अगर आप बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो प्लेन एरिया के गाँव होते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे ना प्लेन एरिया में जो सारे गाँव होते हैं वहाँ पे क्या होता है? बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। स्कूल जाने के लिए बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं? बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ना गुजरात में है ना जुगाड़, ठीक है। तो ये जुगाड़ जो होता है फट 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 की साउंड करता है और ये ना इसका फ्रंट अगर आप देखोगे तो आपको एक मोटरसाइकिल के जैसे लगेगा और पीछे जो होता है लकड़ी के फट्टे से बना होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़ बोलते हैं। गुजरात के बच्चे इसका इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। उसके बाद है ना पथरीला रास्ता इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पथरीला रास्ता क्रॉस करके स्कूल जाते हैं उत्तराखंड के बच्चे, यानी कि पहाड़ी एरिया के जो बच्चे होते हैं मोस्टली उन्हें पथरीला रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद है ना हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पक्षी होता है उसके कान के दोनों साइड पे ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं। और ये होल्स जो होते हैं ये उसके पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। ये ना उसको सुनने में मदद करते हैं। तो जो हमारी छिपकली होती है उसके पास भी ऐसा ही होता है, ठीक है। छिपकली के भी दोनों कान की जगह पे क्या होता है? 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जो उसका सुनने का काम करते हैं। और क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, उसके पास भी ऐसे ही कान होते हैं, ठीक है। पर हम इनको इजीली देख नहीं सकते क्योंकि फेदर से कवर्ड है ना,
बर्ड्स में तो ठीक है, तो हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो छेद के जैसे अलग से, जैसे हमारा कान बाहर दिखाई देता है ऐसे उनका कान बाहर दिखाई नहीं देगा आपको। आपने ना बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, तो जब आप एनिमल्स को देखते हो तो आपको ना उनके डिफरेंट डिफरेंट ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। तो ये पैटर्न हमें क्यों दिखाई देता है, वो हमसे ना 1 मार्क में पूछते हैं कि एनिमल्स के ऊपर जो डिफरेंट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा होता है ये क्यों होता है। तो उनके स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ना उसकी वजह से ये पैटर्न प्रेजेंट होता है। जेब्रा के ऊपर जो ये पैटर्न आप देख रहे हो, लेपर्ड के ऊपर जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये किसकी वजह से है, उनके जो बाल है, हेयर की वजह से होता है ये पैटर्न। ठीक है, अगर आप उनके बाल हटा दोगे ना तो आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। ऐसे एनिमल जिनके कान होते हैं, ठीक है, जिनके कान आपको दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी पे बाल भी होते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल जो होते हैं अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि वो अपने जैसों को पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो है। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं हमें बाहर और उनकी बॉडी पे बाल भी नहीं होते हैं, वो है ना अंडे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, वो पहले उनके अंडे होंगे और उन अंडों में से उनके जैसे इंसान निकलेंगे। उसके बाद है ना एलिफेंट के बारे में एक चैप्टर है, तो वो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख के देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, सारी स्टेटमेंट्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या होता है, जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है, एक बड़ा हाथी होता है, वो है ना 100 किलो से भी ज्यादा पत्तियां एक दिन में खा जाता है। एलिफेंट जो होता है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है एक दिन में। एलिफेंट को है ना मिट्टी और पानी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी उसकी जो स्किन है उसको ठंडा रखती है। ठीक है, एलिफेंट के कान है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो है ना पंखों जैसे काम करते हैं, इसलिए वो अपने कानों को है ना हिलाते रहते हैं। ठीक है, एंड एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें आपको ज्यादातर है ना फीमेल्स देखने को मिलेगी और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। और जो सबसे बड़ी सबसे बूढ़ी फीमेल होती है ना, सबसे बूढ़ी जो फीमेल होगी वो उनकी लीडर होती है। ठीक है, और उनके हर्ड में है ना 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और यंग वंस होते हैं। ठीक है, जैसे ही मेल एलिफेंट है ना 14 से 15 साल का होता है, वो है ना झुंड को छोड़ के अकेले चला जाता है। ठीक है, तो वो आपसे है ना यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो लीडर होती है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अडल्ट जो होता है वो 100 किलोग्राम तक की पत्तियां एक दिन में खा सकता है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे है ना वो स्टेटमेंट ऐसे बदल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 10 से 12 लोग ही होते हैं एक झुंड में, वो यहाँ पे लिख देंगे कि अनलिमिटेड नंबर हो सकता है क्या। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अमृता बिश्नोई के बारे में। तो एक गांव है खेजाड़ली, जहाँ पर है ना अमृता बिश्नोई रहती थी। उन्होंने अपनी लाइफ है ना खेजाड़ी ट्री को बचाते हुए दे दी थी। तो आपको पता है यहाँ पे ना एक राजा रहा करता था जिसे है ना लकड़ी से अपना महल बनवाना था। तो उसने है ना खेजाड़ली ट्री को काटने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन जो अमृता थी वो पौधों से बहुत प्यार करती थी, तो उसने है ना पौधे से वो चिपक गई। उसने बोला कि पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन जो वर्कर आए हुए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ के साथ ही अमृता को भी काट दिया। ठीक है, तो खेजाड़ली विलेज जो है ये जोधपुर राजस्थान में है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है ना इस गांव का नाम इसको है ना इसीलिए मिला है क्योंकि खेजाड़ी ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो महल बनाने वाले थे राजा का, वो किसको इस्तेमाल करके बनाने वाले थे, लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाने वाले थे। और जो खेजाड़ली विलेज के लोग हैं उनको है ना बिश्नोई बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खेजाड़ी ट्री। तो आपको ना इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्योंकि वो खेजाड़ी ट्री के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दे देंगे। तो खेजाड़ी ट्री जो होता है वो मोस्टली डेजर्ट एरिया में मिलता है, रेगिस्तानी जगह पे मिलता है जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं होता। खेजाड़ी ट्री की जो छाल होती है उसका इस्तेमाल है ना दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी छाल होती है उसका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। लोग है ना इसके फ्रूट्स को खाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बीन्स। ठीक है, यानी कि सब्जी की तरह बीन की सब्जी बनती है उसकी। उसके बाद खेजाड़ी ट्री की जो वुड है वो उससे महल क्यों बनाने वाले थे, क्योंकि इसकी लकड़ी की जो एक बहुत अच्छी बात होती है ना, इसमें ना कीड़ा नहीं लगता है। इसकी लकड़ी जो है अगर आप इसके फर्नीचर बनाएंगे तो उसमें ना कोई कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, और एनिमल्स इसके पत्तियों को खाते हैं और बच्चे इसकी छांव में खेलते हैं। ठीक है, तो ये खेजाड़ी ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई क्या, कि ये रेगिस्तान में उगता है। ठीक है, इसकी जो बार्क होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी जो लकड़ी है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अनीता एंड द हनी बीज। ठीक है, तो अनीता जो है वो बोच्चा विलेज में रहती है, जो कहाँ पे पड़ता है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे लीची के पेड़ है अनीता के एरिया में, इसलिए यहाँ पे ना बहुत सारी मधुमक्खी इन लीची के फ्लावर्स के पास आती रहती है। हनी बी जो है अपने अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर। इसलिए ना अगर आप बी कीपिंग का काम करना चाहते हैं, आप है ना मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर। बहुत बार सीटेट ने इसे अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर टू दिसंबर जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग स्टार्ट करने का। लीची फ्लावर्स पे जो फ्लावर आते हैं वो कब आते हैं, फेब्रुअरी में आते हैं। ठीक है, और लीची फ्लावर्स के नेक्टर चूस के ये बहुत ही टेस्टी हनी बनाते हैं। ठीक है, हर एक छत्ते को अगर आप देखोगे ना वहां पे एक क्वीन बी होती है जो अब अंडे देती है, और बाकी की जो सारी की सारी बी होती है, सारी की सारी जो बाकी की बी होती है वो क्या होती है, वर्कर बी होती है, यानी कि उनका काम होता है सिर्फ काम करना। ठीक है, और कुछ सोल्जर बी भी होती है जो क्या करती है,
देखभाल करती है, ठीक है। वर्कर आंट जो होती है वो हमेशा बिजी रहती है काम करने में, क्यों, खाना उन्हें इस्तेमाल करना होता है, लाना होता है। उसके बाद जो टर्माइट और वास्प होता है उनके यहाँ पर भी सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है। उसके बाद है ओमाना डायरी। तो ओमाना ने ना एक ट्रेन लिया है, वो खिड़की से बाहर जब देख रही है तो उसने अपनी डायरी में कुछ कुछ चीजें लिखी है। तो उसने कहा जो हमारी ट्रेन है वो गांधी धाम से स्टार्ट हुई है, जो कहाँ पे है, कच्छ, गुजरात में। गुजरात में क्या क्या खाया जाता है, चटनी के साथ ढोकला खाया जाता है, लेमन राइस खाया जाता है और मिठाई खाई जाती है, ठीक है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये जो जगह है ये गुजरात में है। कभी कभी ना वो आपसे पूछेंगे कि वलसाड़ कहाँ पे था, आपको पता नहीं चाहिए, गुजरात। कोझिकोडे जो है वो केरला में है। उसके बाद है ना फ्रॉम द विंडोज, ये जो चैप्टर है यहाँ पे है ना वो बाहर देख रहे हैं तो मडगांव जो है वो गोवा में है। और यहाँ पे है ना जो मिट्टी है वो कैसी है, रेड सॉइल है, लाल मिट्टी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। गोवा से केरला के रास्ते में है ना 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स आते हैं। तो इस बात को है ना हाईलाइट करके रखिएगा, याद रखिएगा कि गोवा से केरला के बीच में 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स आते हैं। बहुत बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रेन किस किस चीज को क्रॉस करती है, गुजरात से केरला जाने के लिए कौन कौन से राज्य को क्रॉस करती है, महाराष्ट्र को क्रॉस करती है, गोवा को क्रॉस करती है, कर्नाटका को क्रॉस करती है। उडुपी, कोट्टयम और कोझिकोडे जो जगह है ये कहाँ पे है, केरला में है। और अभी अहमदाबाद, वलसाड़ कहाँ पे थे, गुजरात में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे मलयालम लैंग्वेज की, तो मदर की जो एल्डर सिस्टर होती है उसको वलियम्मा बुलाते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, हम मौसी कहते हैं, ठीक है। मदर की जो मदर होती है जिसे हम नानी कहते हैं, उसे वहाँ पे क्या बुलाया जाता है, उन्हें वहाँ पे क्या बुलाया जाता है, अम्मू अम्मा बुलाया जाता है मलयालम लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं वलियम्मा किसको कहते हैं, तो मदर की एल्डर सिस्टर को हम क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं। उसके बाद है ना केरला में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ना फेरी बोट का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आपको पता है केरला में ना बहुत सारा पानी है, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी बोट्स होती है जिनके अंदर है ना लोग अपनी गाड़ी तक रख सकते हैं, बाइक तक रख सकते हैं, फिर वो दूसरी जगह उतर जाते हैं और वहां से ना फेरी बोट से वो अपना सामान उतार लेते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं फेरी बोट्स। कोझिकोडे जो है वो केरला में एक सिटी का नाम है जिसको कभी कभी है ना कैलिकट भी बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेजेस। तो मलयालम लैंग्वेज जो है वो केरला में बोली जाती है, कोंकणी जो है वो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरला में बोली जाती है। कोंकणी एक भाषा का नाम है, ठीक है। उसके बाद है ना मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है, ठीक है। गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है और कन्नड़ा जो है वो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बोली जाती है। उसके बाद है ना आंध्र प्रदेश में है ना कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो है ना स्पेशल कैंप रखता है, जिसमें वो क्या करता है, जिन लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है उनको है ना स्कूल में वापस जाने में, उनकी पढ़ाई करने में मदद करता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो जगह है उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नाम का वहाँ पे नेशनल पार्क है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ज्वाला, हीरा और लीला जो है वो 3 सिस्टर्स हैं जो क्या खेलती हैं, कबड्डी खेलती हैं। कबड्डी से ना वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने प्लेयर्स होते हैं हर टीम में, तो आपको पता होना चाहिए कि हर टीम में ना 7 प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो इत्र बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। तो वहाँ पे इत्र कैसे कैसे बनता है, गुलाब का पानी, केवड़ा और फूलों के साथ है ना क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद है ना कलर जो होता है वो बहुत सारे फूलों से बनते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल, जीनिया का फूल, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कपड़ों को डाई करने के लिए। आपको पता है ना कभी कभी आप कोई कपड़ा लाते हो, आपको वो कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप है ना उसे किसी और कलर में डाई करा लेते हो, ठीक है। उसके बाद है ना राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको पता है 2009 में आया है, और ये क्या कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हमें, किसको, जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है। वो कभी मैंने यहाँ पे 6 से 16 लिख देंगे, कभी 6 से 18 लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चे को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो कचनार के फूल है ना वो उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं। केले के फूल जो है वो केरला में खाए जाते हैं। आपको पता है ना केला बहुत ज्यादा उगता है केरला में, इसलिए वहाँ पे केले के फूल भी खाए जाते हैं। सहजन के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पकौड़े बना के खाए जाते हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और जो बन्ना है, बहुत सारी जगह पे है ना बन्ना जिसको बुलाया जाता है, वो कौन होता है, दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम को, ठीक है। तो दूल्हे को बन्ना भी बुलाते हैं ना बहुत सारी जगहों पे। उसके बाद है ना कर्नम मल्लेश्वरी। तो है ना आपको कई स्टेटमेंट दे देंगे कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में और आपसे पूछेंगे इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, भार उठाती हैं। उसके बाद है ना वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। उनके पापा जो है वो पुलिस कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी है ना 12 साल की थी जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और वो सबसे ज्यादा वेट जो उठा सकती है वो 130 किलो का उठा सकती है। कर्नम मल्लेश्वरी ने आज तक 29 मेडल जीते हैं, किसमें, इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं, ठीक है। उनकी 4 बहनें हैं जो क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग ही करती हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि कितने मेडल्स जीते थे उन्होंने, तो 29 मेडल्स। कहाँ से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। क्या प्रोफेशन है उनका, वेट लिफ्टर है। उसके बाद आता है मधुबनी पेंटिंग। तो देखो ये जो पेंटिंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये कैसी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, इसको इसका नाम क्यों मिला है, क्योंकि ये है ना बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, इसलिए पेंटिंग का नाम ही क्या पड़ गया, मधुबनी पेंटिंग। ये एक बहुत पुराना फॉर्म है किसका, फोक आर्ट का,
ठीक है। ये पेंटिंग जो होती है चावल का आटा पीस के उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं, उससे बनाई जाती है। इनको बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, नील मिलाया जाता है कलर देने के लिए, हल्दी मिलाई जाती है, और फूलों और पत्तियों से जो नेचुरल कलर्स होते हैं, यानी कि इनमें जो कलर्स है ना वो नेचुरल कलर्स है, सिंथेटिक कलर्स यूज नहीं किए जाते हैं, इनमें नेचुरल कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या हो सकता है, इंसान बने हो सकते हैं, एनिमल्स बने हो सकते हैं, ट्री बने हो सकते हैं, फ्लावर्स बने हो सकते हैं। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक मछली बनी हुई है, दो पक्षी बने हुए हैं, बर्ड्स, फिश, ठीक है। पेंट ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है, ना तो सिंथेटिक कलर्स यूज होते हैं, ना पेंट ब्रश यूज होता है इनको बनाने के लिए, ठीक है। कैसे कैसे टूल्स यूज किए जाते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, पौधों की जो पत्तियां होती है, ट्विग्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, निब के जो पेन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, निब पेन्स जिनको हम कहते हैं, और जो माचिस की तीली होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसमें कलर फिल करने के लिए। उसके बाद चेंजिंग टाइम्स करके एक चैप्टर है हमारे 4th क्लास में। यहाँ पे ना डेरा गाजी खान एक जगह पड़ती है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सोना विलेज जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। और दिल्ली से सोना अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में जो एक जगह है वहां अगर आप जा रहे हैं तो आपको ना रास्ते में एक जगह पड़ेगी जिसको हम क्या बुलाते हैं, गुरुग्राम, ठीक है। आपको पता नहीं हरियाणा में है। उसके बाद है ना बसवा फार्म, ठीक है। तो बसवा जो है एक फार्मर का नाम है, उनके बारे में क्या बताया गया है, तो ये ना बेलविंका विलेज कर्नाटका में रहते हैं, ठीक है। और उनके जो फादर है वो क्या करते हैं, खुंटी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, सॉइल को है ना लूज कर रहे हैं और उसमें उसको सॉफ्ट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो वहां पे अभी कुछ उगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्याज के बीज डाले, ठीक है, और बुलिक्स की मदद से, कुरियंज की मदद से उनके पीछे पीछे चले, ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी से जो हल हल जोतते हैं हम, ठीक है, उसको कहते हैं ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ना वीड्स को रिमूव करना चाहिए। वीड्स जो है ना वो एक्स्ट्रा प्लांट होता है। सोचिए आपने है ना गेंदे का पौधा लगाया था, उसके साथ साथ है ना कुछ एक्स्ट्रा पौधे निकल आते हैं, ठीक है, जो हमारे है ना न्यूट्रिएंट को, पानी को, सॉइल को, हर चीज को खा जाएंगे, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को यूज कर लेते हैं, इसलिए हमें ना ऐसे जो एक्स्ट्रा पौधे निकल आते हैं उनको हटाना चाहिए, और उनको हम क्या बुलाते हैं, वीड्स बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इलेज होती है वो एक शार्प टूल होता है जिसको ड्राइड लीव्स कटते हैं, यानी कि जब आप है ना अनियन को काट के घर लाओगे उस पर जो सूखी पत्ते होगी उनको हटाने के लिए इलेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए वो 3 टूल्स है जिनके इसमें नाम लिया गया है। एक है कुरियंज, जो बैलों के ऊपर रख के हल जोता जाता है, उसको हम कुरियंज बुलाते हैं आंध्र प्रदेश में। खुंटी, खुंटी का मतलब जिसको हमारे यहाँ पे ना फावड़ा भी कह रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्थर्न इंडिया में इसे फावड़ा बुलाया जा रहा होता है। तो ये है ना मिट्टी को लूज करने में हेल्प करता है। इलेज जो होता है जिसे हमारी साइड पे दरात बुलाया जाता है, ठीक है। तो दरात क्या होता है, ड्राइड लीव्स को कट करने के लिए, या फिर हम साग की पत्तियां जब कट करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी होता है। उसके बाद है ना गीजू भाई बड़ेगा के बारे में बताया गया। तो गीजू भाई बड़ेगा जो है वो गुजरात में रहते हैं। इन्होंने ना छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कवर लगाया है उनकी बुक का, तो इस बुक का नाम क्या है, माता पिता के प्रश्न। ये किताब भी किसने लिखी है, गीजू भाई बड़ेका ने लिखी है, ठीक है। तो ये गुजरात में रहते हैं, एक मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है। और ये इनका काम क्या है, तो ये ना बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते हैं। उसके बाद है ना पक्षियों के घोंसलों के बारे में आपसे कुछ कुछ पूछा गया। तो स्पैरो, डव और सनबर्ड जो है ये तीनों के तीनों है ना पेयर में काम करते हैं, क्या बनाने के लिए, घोंसले बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है इंडियन रॉबिन, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन का घोंसला जो होता है ना, अगर आप कभी भी है ना रोड के किनारे जा रहे हो और वहां पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, वहां पे जिनका घोंसला बना होगा तो वो किसका घोंसला बना होता है, इंडियन रॉबिन। तो इंडियन रॉबिन अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है, सड़क के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं वहां पर अपना घोंसला बनाता है। तो घास से बना होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स, रूट, वूल, हेयर, कॉटन वूल, इन सब सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें डाल के उसने अपना घोंसला बनाया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रॉबिन अपना घोंसला सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थरों के आसपास बनाता है। उसके बाद जो डव होती है वो या तो जो कैक्टस प्लांट के कांटे होते हैं या फिर मेहंदी की जो हेजिस होती है वहां पर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना बार्बेट और कॉपर स्मिथ हम जिसको कहते हैं। तो देखो इसने है ना क्या किया है, एक पेड़ की जो ट्रंक है उसमें है ना चोंच मार 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 के एक होल बना लिया, और वही इसको ही अपने घोंसले की तरह इस्तेमाल करती है। कौन, बार्बेट और कॉपर स्मिथ, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो टेलर बर्ड ने क्या किया है, 2 पत्तियों को आपस में सील लिया है और उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, अपना घोंसला बनाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेलर बर्ड। तो टेलर का काम क्या होता है, सिलाई करना। तो इसने ना 2 पत्तों को आपस में सील दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेलर बर्ड बोल रहे हैं। और बार्बेट क्या करती है, टक 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 की आवाज आती रहती है ना। अगर आपके बहुत बहुत कॉमन बर्ड है ये, ठीक है। तो बहुत बार जब आपको टक 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 की आवाज आती रहती है तो क्या कर रही होती है, अपने किसी पेड़ में है ना वो अपनी चोंच मार मार के होल बना रही होती है। उसके बाद जो सनबर्ड होता है उसका जो घोंसला होता है वो है ना छोटा जो पेड़ होगा ना, बहुत ऊंचा पेड़ नहीं, बहुत छोटा सा जो पेड़ होगा ना, बुश जिसको हम बोलेंगे, वहां पर अपना घोंसला बनाता है। कौन, सनबर्ड, ठीक है। तो इसका जो घोंसला होता है वो भी ड्राई, वही हेयर, ग्रास, सॉफ्ट चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। स्पाइडर का कोवेब भी इसने इस्तेमाल कर लिया होता है कभी कभी। कोयल जो होती है वो इतनी चालाक होती है, वो कभी अपना घोंसला बनाती नहीं। वो क्या करती है, जो कौवा होता है उसके अंडों को कभी कभी नीचे गिरा देती है, या फिर उसके घोंसले में अपने
बच्चों को रख के आ जाती है और वो उन्हें अपना बच्चा समझ के पाल रहा होता है। जब वो बाहर निकलते हैं तब उसे पता चलता है कि ये उसके नहीं कोयल के बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद आता है वीवर बर्ड, ठीक है, बुनाई करने वाला बर्ड। तो इसमें ना जो मेल होता है, मेल सारा का सारे मेहनत करता है, वो बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है। फीमेल जो होती है वो आके सारे नेस्ट को चेक करती है और उसे जो सबसे सुंदर लगता है ना, जो उनसे मेल का घोंसला उसे सबसे सुंदर लगेगा, उसमें जाकर वो अपने अंडों को दे देती है, ठीक है। जो बर्ड होता है वो अपने घोंसले को है ना सिर्फ अंडे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब उनके बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं तो वो घोंसलों को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो नालामंडा जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव जो जगह है महाराष्ट्र में। वो आपने 1-1 मार्क में ये सारी चीजें पूछ लेते हैं कि कब परेड कहाँ पे है, तो आपको पता नहीं चाहिए मुंबई में, होलोगंडी कहाँ पे है, कर्नाटका में। और इसी जगह पे होलोगंडी कर्नाटका में ना बच्चों की एक पंचायत लगती है जिसको क्या बुलाया जाता है, भीमा संघ बुलाया जाता है, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि भीमा संघ कहाँ पे होती है, तो होलोगंडी कर्नाटका में। उसके बाद है ना अब्दुल जो है वो एक बच्चा है, वो गार्डन में जाता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की रूट्स को निकाल निकाल के, यानी कि पौधों को खोद खोद के देख रहा है। तो उसको है ना कैसी कैसी रूट्स दिखाई दी, तो टैप रूट ऐसी रूट होती है जिसमें ना एक पूरी की पूरी सेंट्रल रूट होती है, उसके अंदर से ना छोटे 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 हेयर्स निकल रहे होते हैं। तो अगर आपने कभी गाजर को देखा है तो गाजर पे ना छोटे 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 बाल आपको दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो आपने कभी मूली को देखा है, ठीक है, आपने कभी चकुंदर को देखा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट के एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है फाइबरस रूट। अगर आप है ना गेहूं को कभी उखाड़ोगे तो उसके अंदर है ना बहुत सारे फाइबर्स आपको नजर आएंगे, कोई एक मेन रूट नजर नहीं आएगी, सारे के सारे फाइबर्स जो होंगे वो इक्वल थिन ब्रांच होंगी, ठीक है। तो ऐसा किसमें हो रहा है, वीट में, ग्रास में, राइस में, ठीक है। तो फाइब्रस रूट होती है, उनकी एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, तो कभी कभी आप देखते हो मेन रूट की जगह कभी कभी जब ऊपर से आपकी कुछ रूट निकल रही होती है। अगर आपने कभी है ना बरगद का पेड़ देखा है तो उसके है ना एरियल रूट्स आ रही होती है, ऊपर से रूट आ रही होती है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको हम क्या बुलाते हैं, प्रॉप रूट्स बुलाते हैं, एडवेंटिशियस रूट बुलाते हैं। अगर कभी आपने के घर में ना मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट है ना चढ़ने के लिए जो छोटी छोटी रूट्स उसके ऊपर से निकल रही होती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, सपोर्ट देने का काम जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेजर्ट ओक। तो डेजर्ट ओक जो है ये एक प्लांट है जो कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि एक और प्लांट अभी हम पहले आगे पढ़ेंगे जो कहाँ पे मिलेगा, आबू धाबी में मिलेगा। और इससे पहले भी हमने एक प्लांट पढ़ा है खेजाडी ट्री, जो कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है लेकिन राजस्थान में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट कहाँ मिलता है। तो डेजर्ट ओक जो प्लांट है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसके ऊपर है ना बहुत कम पत्तियां होती है और ये है ना हमारी क्लासरूम जितनी बड़ी हो सकती है इतना बड़ा हो सकता है। इसकी जो रूट है वो जमीन में इतने नीचे जा सकती है, इतने नीचे जा सकती है, जितनी इसकी हाइट होती है ना उससे 30 गुना नीचे तक ये जमीन में इसकी जड़ें जा सकती है, ठीक है। इसकी ट्रंक में है ना पानी स्टोर होता है। तो कभी कभी जब है ना लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता तो वो क्या करते हैं, इसके ट्रंक में ना पतले पतले पाइप डालते हैं और पीने का पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में, डेजर्ट ओक प्लांट के केस। उसके बाद आता है बिहू। तो बिहू जो है एक फेस्टिवल होता है जो कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। जब माघ बिहू जो होता है वो 14 और 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला दिन जो होता है बिहू का उसे उरुका बुलाते हैं। उसमें ना सारे के सारे लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी शेड बनाते हैं जिसको वो बेला घर बोलते हैं, और कम्युनिटी फीस्ट होता है। कम्युनिटी फीस्ट का मतलब होता है यानी कि जो सारे के सारे लोग हैं कम्युनिटी के वो एक साथ मिलकर खाना बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है। बोरा जो होती है वो एक राइस की वैरायटी होती है जो शाम में खाई जाती है और ये स्टिकी राइस है, यानी कि आपस में नहीं चिपक जाते हैं, बहुत चिपके चिपके। जैसे कभी होता है ना हमारी मम्मी किसी राइस को बहुत ज्यादा कुक कर देती है तो हम कहते हैं कि क्या स्टिकी राइस बना दिए आज, ठीक है। लेकिन बोरा जो राइस की वैरायटी है ये स्टिकी राइस की ही वैरायटी है। कहाँ पे खाई जाती है, ये असम में खाई जाती है। भात शुक्तो एक डिश है जो उस दिन खाई जाती है। ये क्या होती है, चावल के साथ बनी हुई एक ग्रेवी होती है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है, वेजिटेबल्स डाली जाती है। पीठा एक स्वीट बनती है उस दिन, क्या है ये, मिठाई है, एक स्वीट डिश है, मिठाई है, क्या नाम है इसका, पीठा। उसके बाद आती है पोचमपल्ली साड़ी। तो मुक्तापुर विलेज जो है पोचमपल्ली टाउन में, तेलंगाना में, वहां पर मिलती है पोचमपल्ली साड़ी, ठीक है। यहाँ पे लोगों का ट्रेडिशनल वर्क क्या क्या हुआ करते थे, वो कारपेट की बुनाई करते थे, खिलौने बनाया करते थे। तो बहुत ही सुंदर साड़ी बनाते हैं पोचमपल्ली की, कहाँ के लोग, तेलंगाना के लोग, पोचमपल्ली टाउन में जो रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोचमपल्ली साड़ी कहाँ पे मिलती है, तो तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पोचमपल्ली साड़ी कहाँ पे मिलती है, तेलंगाना में मिलती है। कभी कभी वो आपसे विलेज का नाम पूछ सकते हैं, तो मुक्तापुर विलेज। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो चीजें मिलती है ना वो उनके नाम से जान जाती है। तो अगर आप कुल्लू मनाली कभी गए तो वहाँ पे जो शॉल्स मिलती है उनको क्या बोला जाता है, कुल्लू शॉल्स बोला जाता है। अगर आप बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग्स मिलेगी। असम में आप जाओगे तो असम में एक सिल्क की बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलती है जिसका नाम ही क्या पड़ गया है, असम सिल्क पड़ गया है। कश्मीर में आप जाते हो तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। और अगर आप गुरुद्वारे में ना साथ मिलके खाना खा रहे हैं
बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। तो अगर आप कभी भी गुरुद्वारे में गए तो आपको पता है ना, वहाँ पे लंगर बट रहा होता है। उसके बाद अब हम आ गए अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी जो है वो यूएई में है। यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अबू धाबी की जो करेंसी है, उनके यहाँ पे जो पैसा चलता है, जो हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, उनके यहाँ पे क्या चलता है, दिरहम चलता है। मलयालम लैंग्वेज में चाचा को क्या कहा जाता है, फादर के यंगर ब्रदर को, जिसको हमारे यहाँ चाचा कहा जाता है, उसको उनको क्या बोला जाता है, चिटपन बोला जाता है, ठीक है। फादर की जो यंगर ब्रदर की वाइफ होती है, यानी कि जो हमारी चाची होती है, उसको मलयालम लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कुजम्मा बोला जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था ना, वली अम्मा और अमू मम्मा। तो वली अम्मा होती है मौसी और अमू मम्मा होती है नानी। वो भी कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है, मलयालम लैंग्वेज के वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप है ना, आपने ऐसे पहाड़ देखे हैं जो सिर्फ किसके बने हुए हैं, रेत के बने हुए हैं, तो उनको हम है ना सैंड ड्यून्स बुलाते हैं। आप अगर आप रेगिस्तान वाले एरिया में जाओगे ना, तो आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली अबू धाबी में। उसके बाद आते हैं मसालों की बात हो रही है, ठीक है। तो एक इंसान कह रहा है मेरा नाम कुट्टन है, मैं केरला में रहता हूँ, और केरला को है ना गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबके घरों के पीछे है ना गार्डन होता है, जिसमें लोग है ना क्या क्या उगा रहे होते हैं, तेज पत्ता उगा रहे होते हैं, छोटी और बड़ी इलायची उगा रहे होते हैं, काली मिर्च उगा रहे होते हैं, ठीक है। गरम मसाला जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे स्पाइसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कि उसमें आप इलायची डालोगे, आप उसमें क्लोव यानी कि लौंग डालोगे, क्यूमिन यानी कि जीरा डालोगे, सिनेमन यानी कि दालचीनी डालोगे, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालोगे, ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ डालोगे। ये सारी चीजें मिलके जब हम पीसते हैं तो क्या बनता है, गरम मसाला बनता है। हम सब अपनी सब्जियों में डालते हैं ना गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद है डिफेंस ऑफिसर वहीदा। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो डॉक्टर है इंडियन नेवी में। वो पहली वुमेन है जिन्होंने एक परेड को लीड किया है, ठीक है। वो थड़ा मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। वो एक छोटे से गाँव से आती है, ठीक है। उन्हें ना जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। परेड में है ना 4 प्लाटून उनके पीछे मार्च कर रही थी और 36 कमांड दी उन्होंने। उस पूरी एंटायर परेड में उस दिन कितनी कमांड दी, 36 कमांड्स उन्होंने दी है, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं कि डिफेंस ऑफिसर वहीदा जो है वो कहाँ पे काम करती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंडियन नेवी में काम करती थी। वो पहली महिला है जिन्होंने एक परेड को लीड किया था, ठीक है। और कितनी कमांड दी थी उन्होंने, 36 कमांड्स दी थी। उसके बाद है चुस्कित गोज टू द स्कूल, ठीक है। तो चुस्कित जो है वो एक बच्ची है जो चल नहीं सकती है, तो उसके स्कूल जाने की इसमें स्टोरी है। आपको इस चैप्टर से क्या क्या पता होना चाहिए। तो तिब्बतन जो होता है उनको भोती भी बुलाया जाता है, और वो जिस भाषा को बोलते हैं उसे भी भोती कहा जाता है लद्दाख में, ठीक है। भोती लैंग्वेज में माँ को है ना आमा ले बुलाया जाता है, पापा को भोती लैंग्वेज में आबा ले बुलाया जाता है, और दादाजी को भोती लैंग्वेज में क्या बुलाया जाता है, मीमी ले बुलाया जाता है ना। क्लास 5th की एनसीईआरटी करेंगे ईवीएस के लिए। तो उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो सुपर सेंसेस के बारे में है, ठीक है। तो आपको पता है ह्यूमंस के पास है ना 5 सेंसेस होती हैं। तो वो क्या क्या होती हैं, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो कान है, हमारा जो नाक है, हमारी जो स्किन है, और हमारी जो टंग है। ये सब क्या है, ये हमारी 5 सेंसेस है। कभी कभी आपने सुना है, हम कहते हैं कि उसका 6 सेंस बहुत तेज है। 6 सेंस का मतलब होता है अगर आपका इंट्यूशन बहुत तेज होता है, उसको हम 6 सेंस कह रहे होते हैं। तो ऐसे है ना एनिमल्स के पास भी सेंसेस होती है, और उनको हम क्या बुलाते हैं, सुपर सेंसेस बुलाते हैं, क्योंकि वो है ना हमसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, हमसे भी ज़्यादा चीज़ें फील कर पाते हैं। जैसे कि आपने कभी भी चींटियों को चलते हुए देखा है, तो वो है ना एक लाइन में जा रही होती है। तो आपने कभी सोचा कि वो एक लाइन में क्यों जा रही होती है, क्यों? क्योंकि बाकी की जो सारी आंट होती है ना, पहली आंट जो चल रही होती है वो पीछे ना एक स्मेल छोड़ते हुए जा रही होती है, और बाकी की सारी आंट है ना उस स्मेल को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। इसलिए वो सब हमेशा लाइन में चल रहे होते हैं। उसके बाद जो मॉस्क्यूटो होते हैं, आपने देखा है चाहे कितना भी अंधेरा हो रहा हो कमरे में, लेकिन फिर भी है ना मॉस्क्यूटो आपको ढूंढ लेते हैं, आपको काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कैसे पहचानते हैं, आपके पैरों में से, आपके जो पैर है उसके सोल में से जो स्मेल आ रही होती है, और आपकी बॉडी की जो हीट है, ठीक है, उसको फील करके वो आपको ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एरिया को है ना मार्क कर लेते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि ये मेरा इलाका है। तो वो कैसे करते हैं ऐसा, अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में आता है और उसने वहाँ पे क्या किया होता है, यूरिन कर दिया होता है या फिर पॉटी कर दी होती है, तो वो समझ जाते हैं कि उनके इलाके में ना कोई दूसरा कुत्ते ने एंट्री लिया। उसके बाद है ना सीटेट ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैं सिल्क वो आपको बताना था कि ये कौन है। मैं ना अपनी फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता हूँ, कैसे, उसकी स्मेल से। तो मैं कौन हूँ, ये सिल्क वॉर्म की बात हो रही है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, बहुत दूर अगर उसकी फीमेल पार्टनर होगी लेकिन उसकी खुशबू से ही वो उसको पहचान लेता है। तो आपसे ना ऐसे 1 मार्क में चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद है ना बर्ड्स के बारे में ये चैप्टर है। तो आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स को जब आप देखोगे ना, तो उनकी आंखें जो होती है वो साइड पे होती है। जैसे हमारी आंखें जो है वो हमारे हेड के फ्रंट पे होती हैं, वैसे बर्ड्स की जो आईज होती है वो साइड पे होती हैं। तो उनकी आईज है ना साइड में होने की वजह से दो अलग चीज़ों पे, दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाती है एक सेम टाइम पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी आईज जो होती है बर्ड की फिक्स्ड भी होती है। फिक्स्ड का मतलब होता है वो मूव नहीं कर सकती, उनकी आंखें है ना मूव नहीं कर सकती। इसलिए आप देखते रहते हो जो पक्षी होता है, अगर आप उसको थोड़ी देर नोटिस करोगे ना, तो वो धीरे धीरे
कभी इधर कभी उधर अपनी गर्दन हिलाता रहता है। तो आपको पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी आंखें फिक्स है। हम क्या करते हैं, हमें अपनी गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी पुतलियों को हिलाते हैं और हमें इधर का भी दिख जाता है, साइड में भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईज है वो फिक्स नहीं है। उसके बाद है ना कुछ बर्ड्स होते हैं जिसमें कौन कौन आता है, काइट, ईगल और वल्चर। ये ना हमसे 4 गुना बेटर देख सकते हैं। तो काइट किसको कहते हैं हम? चील को कहते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं उनकी आईसाइट हमसे कितने टाइम बेटर होती है? 4 टाइम्स बेटर होती है। तो है ना ऑप्शंस में ऐसे लिख देंगे 4 टाइम बेटर, 6 टाइम बेटर, 2 टाइम बेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 गुना बेहतर होती है हमसे उनके आगे। और ये है ना जो चीजें हमें 2 मीटर के डिस्टेंस से दिख जाएगी वो इनको ना 8 मीटर दूर होगी ना तब भी इनको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका कितना गुना बेटर है हमसे, विजन 4 गुना बेटर है। उसके बाद जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं ना उनको उतने कलर दिखाई नहीं देते हैं जितने कलर हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको है ना ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर दिखाई देते हैं मोस्टली, ठीक है। और बर्ड्स के जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो 2 छेद के बराबर होते हैं और हमेशा है ना पंखों से ढके रहते हैं। इसलिए ना आपको जैसे हमारे कान बाहर दिखाई देते हैं वैसे ना बर्ड्स के कान आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। उनके कान है ना ऐसे बाहर दिखाई नहीं देते क्योंकि वो क्या है, 2 छेद है। उसके बाद जो स्नेक्स होते हैं उनके भी बाहरी कान नहीं होते हैं। जो सांप होते हैं उसके भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। वो क्या करता है, अगर ग्राउंड पे आप चल रहे हो तो वो आपको है ना सुनने की वजह से नहीं पहचान पाता है, आपकी जो चलने से जो वाइब्रेशंस होती है, ग्राउंड पे जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है उनको आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। तो स्नेक जो होता है उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, उसके कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, वो है ना वाइब्रेशंस को फील करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो लंगूर क्या करता है, लंगूर बाकी के एनिमल्स को है ना जैसे दूर से वो देखेगा कि टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, तो एक है ना वार्निंग कॉल करेगा। यानी कि है ना जैसे कोई खतरा आ रहा होता है तो आपने और आपके फ्रेंड ने कोई साइन वर्ड बनाया होता है ना, कोई कोड वर्ड बनाया होता है, तो वैसे ही है ना लंगूर जब दूर से किसी खतरे को देखता है तो है ना एक स्पेशल आवाज निकालता है जिससे बाकी के लंगूरों को पता चल जाता है कि कोई खतरा सामने है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही अलार्म कॉल देते हैं डेंजर के बारे में, ठीक है। अलग अलग तरीके की साउंड भी निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उनका दुश्मन आ रहा है तो अलग तरीके की आवाज निकालेंगे, अगर उनका दुश्मन हवा से आ रहा है तो अलग आवाज निकालेंगे, अगर उनका दुश्मन जमीन से आ रहा है तो अलग तरीके की आवाज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मछलियां होती है वो भी अलार्म कॉल देती हैं, पर वो कैसे देती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, इससे बाकी की फिश को पता चलता है कि क्या होगा, कोई डेंजर आसपास। उसके बाद है ना कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो है ना अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। कब? जब है ना भूकंप आने वाला होता है या फिर सुनामी आने वाली होती है। तो पता है एनिमल्स की सेंसेस को सुपर सेंसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें ना हमसे पहले आभास हो जाता है चीजों का, ठीक है। तो 2004 में क्या हुआ था, एक ट्राइब एरिया जो अंडमान एंड निकोबार में रह रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स है ना बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समझ गए कि कोई ना कोई डेंजर है। तो वो क्या कर गए, एक सेफ पार्ट पे चले गए और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बहुत ही बड़ी सुनामी आई वहां पर। लेकिन वो सब लोग बच गए, क्यों? क्योंकि एनिमल्स का बिहेवियर उन्होंने नोटिस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद है ना डॉल्फिन्स भी है ना अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। उसके बाद आता है स्लोथ। तो देखो स्लोथ है ना कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये भालू है, लेकिन ये भालू नहीं है, इसको हम कहते हैं स्लोथ। ये एक दिन में है ना 17 घंटे सो सकता है। तो आपको ना पता होना चाहिए कि भालू मतलब स्लोथ जो है वो कितने घंटे सो सकता है, एक दिन में 17 घंटे सो सकता है। अपनी पूंछ से लटक के, पेड़ की ब्रांच पे लटक के 17 घंटे सोता रहता है। ये ना एक ही पौधे पे रहता है बहुत देर तक, उसकी सारी पत्तियां खाता है और जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाती है तब दूसरे पौधे पे मूव करता है, ठीक है। नियर बाय प्लांट पे तब जाएगा, पहले उसकी सारी पत्तियां खा जाएगा फिर दूसरे पौधे पे जाएगा। ये है ना पूरी जिंदगी इसकी जो होती है टोटल वो है ना 40 साल के आसपास होती है, ठीक है। और इसमें ना पूरे 40 साल में ये ना 8 से 10 पौधे ही बदलता है, ठीक है। और पूरे टाइम नीचे नहीं आता है, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन नीचे आता है वॉशरूम यूज करने के लिए, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, उसको अपने आप को रिलीव करना है तो क्या करेगा, हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे उतरेगा, बाकी टाइम वो क्या करता है। तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए ना कि 17 घंटे सोता है, 40 साल की उम्र होती है, अपनी पूरी जिंदगी में 8 से 10 पौधे ही बदलता है, ये सारे पॉइंट्स है ना वो आपको पॉइंट्स बना के लिख देते हैं। आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन है ना सिर्फ पॉइंट्स बन के लिखे हुए हैं। अगर आपको याद रहेंगे तो आप बता सकते हो कि करेक्ट कौन से है, इनकरेक्ट कौन से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17 घंटे सोता है, सोचो उन्होंने लिख दिया 6 घंटे सोता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है। कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। उसके बाद है ना स्लीप के बारे में ना अलग अलग बातें क्या होती है, तो 2 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, एक होता है हाइबरनेशन और एक होता है एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन को है ना विंटर स्लीप भी कहते हैं, सर्दियों में स्लीप। तो बहुत सारे एनिमल्स है ना क्या करते हैं, इतनी सर्दी होती है, इतनी ठंड होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को है ना कम कर देते हैं और इस मौसम में मोस्टली वो सोना पसंद करते हैं। तो क्या करता है, भालू जो होती है और स्क्विरल जो होती है, गिलहरी जो होती है, वो दोनों यही करते हैं। जैसे ही सर्दी आ जाती है वो हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा टाइम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे।
उसके बाद आता है दूसरा टर्म हाइबरनेशन। तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एस्टिवेशन आपने थोड़ा कम बार सुना होगा। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं समर स्लीप। तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, उन्हें सर्दियों में काम करना तो पसंद है, लेकिन गर्मियाँ उनको पसंद नहीं है। तो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है तो वो रिड्यूस कर देते हैं एक्टिविटी को। तो लिजर्ड क्या करती है, छिपकली जो होती है वो गर्मियों में छुपना पसंद करती है। अर्थवर्म जो होता है वो गर्मियों में बाहर निकलने पसंद नहीं करते हैं, दोनों के दोनों। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ईवीएस में जितने भी एनिमल्स की बात हुई है उन सबका स्लीप मैंने एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन कितने घंटे सोता है। तो जो गाय होती है, काऊ होती है, वो 4 घंटे सोती है। पाइथन जो होता है, जो एक तरीके का स्नेक का टाइप है, वो 18 घंटे सो सकता है। जिराफ जो है वो सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे सो सकती है। एलिफेंट जो होता है वो 2 से 4 घंटे ही सो सकता है। हमने जो पहले भी एक नंदू वाला चैप्टर किया एलिफेंट के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया। और जो स्लोथ होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो 17 घंटे सो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सोता है अगर देखा जाए तो पाइथन सबसे ज़्यादा सोता है, वो है ना 18 घंटे सो सकता है। और सबसे कम कौन सो रहा है, जिराफ 2 घंटे ही सो रहा है। ठीक है, तो आपको सबके स्लीप पैटर्न्स भी याद होने चाहिए। उसके बाद आता है टाइगर। टाइगर के बारे में ना देखो, ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ लिखे हो सकते हैं, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो टाइगर है ना, जैसे चील और गिद्ध जो है वो हमसे 4 गुना बेटर देख सकते हैं, तो वैसे है ना टाइगर जो है वो 6 गुना बेटर दे सकता है हमसे, पर रात के टाइम पे। मतलब वो दिन में तो तेज देखता ही होगा, रात में है ना हमें जितना दिखाई देगा ना, टाइगर को हमसे 6 गुना बेटर दिखाई देगा। ठीक है, तो टाइगर की जो नाइट विजन होता है वो बहुत तेज होता है, हमसे 6 गुना बेटर होता है। टाइगर के आसपास है ना, आपको मुंह के आसपास जो वो छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे होते हैं, जिनको टाइगर की विस्कर बुलाया जाता है, वो है ना बहुत सेंसिटिव हो सकता है। और छोटी से छोटी हवा में अगर वाइब्रेशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, वो उसको है ना सेंस कर लेते हैं। तो इसलिए ना टाइगर है ना अंधेरे में भी चलता है ना, तो वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो उसके विस्कर्स है वो बहुत ही सेंसिटिव है और वो वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं। उनकी जो सुनने की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए ना उनको आराम से पता चल जाता है कि पत्तियां आपस में रगड़ रही हैं या फिर कोई एनिमल आसपास मूव कर रहा है। ये सारी की सारी आवाज़ों में वो अपनी हेयरिंग कैपेसिटी की वजह से, उनकी सुनने की क्षमता की वजह से क्या करते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ईयर होते हैं टाइगर के, वो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए ना किस तरफ से कौन सी आवाज आ रही है ना, इन सब को वो पहचान पाता है। कौन, टाइगर। उसके अलावा ना टाइगर भी अपने इलाके को मार्क करके रखता है, सेवरल किलोमीटर तक एक टाइगर का इलाका होता है, और यूरिन से वो अपने एरिया को मार्क करके रखता है। ठीक है, और वो है ना अलग अलग साउंड निकालता है अलग अलग काम के लिए, यानी कि अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो एक अलग तरीके की साउंड निकालेगा, अगर वो अपनी शेरनी को बुला रहा है तो अलग तरीके की साउंड निकालेगा। ठीक है, और जो उसकी रोर होती है, उसकी जो दहाड़ होती है, वो बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है। कितने दूर तक सुनाई दे सकती है, 3 किलोमीटर। तो वो वहाँ पे लिख सकता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी किया है। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 की दहाड़ सुनाई दे सकती है। तो हमें टाइगर की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। टाइगर जो है, अगर उसे पता चल जाता है कि उसके एरिया में ना कोई दूसरा टाइगर आया, उसको भी कैसे पता चल जाता है, दूसरे टाइगर के यूरिन की स्मेल से। ठीक है, तो मोस्टली है ना टाइगर्स क्या करते हैं, दूसरे के एरिया में जाना अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, अपने पर्टिकुलर एरिया में रहना उन्हें पसंद होता है। उसके बाद है ना एनिमल्स को है ना डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को है ना मारा जाता है अलग अलग चीजों के लिए। तो हम देखेंगे किस एनिमल को किस चीज के लिए मारा जाता है। तो एलिफेंट को है ना, जो उसके बाहर के जो दो दांत होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में टस्क बुलाते हैं, उनके लिए उन्हें मार दिया जाता है। राइनोसिरोस जो होता है, गैंडा जो होता है, उसका जो सींग होता है उसके लिए उसे मार दिया जाता है, हॉर्न जिसको बुलाते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक को है ना उसकी जो स्किन है, ठीक है, उसके लिए मार दिया जाता है। उसकी जो स्किन है उससे है ना डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। एनिमल प्रिंट पहनना लोगों को पसंद होता है, उसके बने हुए पर्स यूज करना लोगों को पसंद होता है, तो इसलिए ना टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक को मार दिया जाता है। उसके बाद जो मस्क डियर होता है, उसके अंदर से ना हमें मस्क मिलता है, जो क्या होता है, सेंट बनाने में हमारी मदद करता है, यानी कि बहुत सुंदर खुशबू आएगी सेंट में से, तो उसके लिए मस्क डियर को मार दिया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, और घाना जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट जो वहाँ पे दिए होते हैं वो आपसे एज इट इज पूछ लेते हैं इनको। उसके बाद है स्नेक चार्मर की स्टोरी, यानी कि एक सपेरे की स्टोरी। तो सपेरे को है ना कालबेलिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाग गुम्फन क्या होती है, तो एक है ना डिजाइन है ये, जैसे रंगोली में बनाने के लिए डिजाइन यूज किया जाता है, तो ये नाग गुम्फन डिजाइन जो है ये है ना सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया के लोग जो है ना वो अपने इस डिजाइन को बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नाग गुम्फन कहते हैं। ठीक है, स्नेक चार्मर जो होता है ना, सपेरा जो होता है, वो स्नेक के काटने के निशान से, ठीक है, जैसा निशान बन रखा होगा उससे है ना वो ये पहचान लेता है कि ये कौन से सांप ने काटा है। ठीक है, वो है ना बाइट मार्क देख के बता देता है कि किस टाइप के सांप ने आपको काटा है। ठीक है, उसके बाद है ना मेडिसिनल प्लांट, यानी कि जंगलों में जाके वो क्या करते हैं, स्नेक बाइट, जो स्नेक ने आपको बाइट कर लिया उसके लिए वो आपको दवाई बना के देते हैं, किससे, मेडिसिनल प्लांट जो जंगल में मिलते हैं। ठीक है, स्नेक जो होता है वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो है ना चूहों को खा जाते हैं, क्योंकि चूहे है ना बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं खेत में। और आपको पता है फार्मर का फ्रेंड और कौन होता है, फार्मर्स फ्रेंड जिसको बुलाया जाता है, अर्थवॉर्म। ठीक है, जो केचुए होते हैं वो भी फार्मर के फ्रेंड होते हैं। उसके बाद है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं।
तो अगर आप एक बीन पार्टी अटेंड कर रहे हो तो आपको पता है ना सपेरा बीन बजाता है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई देंगे वहाँ पे? बीन, थुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। तो ये जो बीन, थुम्बा और खंजूरी है ये किससे बने होते हैं? सूखी हुई लौकी से। ठीक है, सूखी हुई लौकी से कौन कौन बना होता है? बीन, थुम्बा एंड खंजीरी। तो वो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, वो ऑप्शन में देंगे कि इनमें से कौन सा लौकी से नहीं बनता है, सूखी हुई लौकी से नहीं बनता है। तो लिखा होगा बीन, थुम्बा, खंजीरी, ढोल। तो आपको पता होना चाहिए ढोल जो है वो सूखी हुई लौकी से नहीं बनता है, और बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है ना इंडिया में है ना 4 टाइप के स्नेक्स मिलते हैं, सांप मिलते हैं जो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, सांप तो बहुत सारे टाइप के मिल सकते हैं, लेकिन जहरीले सांप यहाँ पे 4 टाइप के हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा कोबरा, उसके बाद आता है कॉमन क्रेट, उसके बाद आता है रसल वाइपर। इसको डुबोइल भी कहते हैं। इसको डुबोइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना मोस्टली लोगों को है ना पानी में डुबो के मारना पसंद करता है, इसलिए इसका नाम डुबोइल है। उसके बाद आता है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसका एक और नाम है अफई। ठीक है, तो स्नेक जो होते हैं उसके है ना दांत नहीं होते, हॉलो टीथ होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? फैंग्स बुलाते हैं। डंक बोलते हैं ना, सांप ने डंक मार दिया है। ठीक है, तो जब ये आपको काटता है तो क्या करता है? इन फैंग्स के थ्रू है ना आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन को छोड़ देता है। इन फैंग्स में ही पॉइजन भरा होता है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो स्नेक बाइट के लिए आजकल मेडिसिन अवेलेबल है। ये मेडिसिन आपको इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाती है। पहले है ना स्नेक बाइट की दवाई बहुत मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आजकल वो अवेलेबल है। तो आपको ये चारों के चारों नाम पूछे जाते हैं कि कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, इनमें से किसी एक का नाम वो बदल देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा इंडियन पॉइजनस स्नेक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो एक चैप्टर है जिसमें है ना खाने से लेके पचाने तक की बातें हो रही है। तो आपका जो स्टमक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? आसपास होता है 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, हमारे पेट में जो जूस होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो डॉक्टर बिमाउंट एक डॉक्टर थे जिन्होंने क्या किया था, पेशेंट मार्टिन को जब गोली लग गई थी, जब वो उसको ट्रीट कर रहे थे ना, तो उससे उनको पता चला कि हमारी बॉडी में खाना कैसे पचता है। क्योंकि जब डॉक्टर ने देखा कि उनकी है ना स्किन पूरी अच्छे से आई नहीं थी, तो पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस ना उनको दिखता था, तो ऐसे वो जान पाए कि हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। उसके बाद है ना बहुत सारा राइस कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। कहाँ पे? ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की वो किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चावल उगता है। यहाँ से है ना चावल दूसरी स्टेट में भी भेजा जाता है। ठीक है, पर इस इलाके के लोग है ना फिर भी बहुत गरीब है। उसके बाद है ना मैंगोज राउंड द ईयर के बारे में बात हो रही है, एक चैप्टर का नाम है। तो अटेरापुरम टाउन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और आपको पता है अचार को जब हम बनाते हैं ना तो उससे पहले ना जिस ग्लास बॉटल या जार में हम रखेंगे अचार को, तो उसको है ना हम अच्छे से धूप में सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अचार में क्या लग जाए? फंजाई लग जाए। ठीक है, तो फंगी लगने से क्या होगा? आपका पूरा का अचार, पूरा जो अचार है वो खराब हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी पानी कहीं भी होना नहीं चाहिए, तो हमें ना पानी को अच्छे से सुखा लेते हैं। उसके बाद है ना फूड को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो दूध को प्रिजर्व करने का तरीका क्या होता है? तो जब भी आप कभी बाहर से दूध लेके आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसको बॉईल करते हो। ठीक है, तो गर्म कर लेते हैं। अगर आपने है ना चावल को उबाला हुआ है तो उसको आपको फ्रेश रखना है ज़्यादा से ज़्यादा देर। तो क्या करोगे आप? है ना एक पानी में, मतलब एक कंटेनर में पानी लोगे और उसके ऊपर है ना एक दूसरे कंटेनर में चावल को रखोगे और उस पर उसे तैरने दोगे, तो क्या होगा? आपका जो चावल है वो बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। उसके बाद अगर आप हरा धनिया लेके आते हो तो अगर आप उसे गीले कपड़े में लपेट के रखोगे ना, डैम्प क्लॉथ में रैप करके रखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। और आपके जो प्याज और लहसुन है उनको अगर आप है ना ड्राई ओपन एरिया में रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है। आपको उसके बाद हमें पिचर प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पिचर प्लांट जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है निपेंथिस। ठीक है, और ये है ना इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि ये है ना छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। तो क्या करता है? छोटा मोटा फ्रॉग, इंसेक्ट और चूहा भी अगर इसके जाल में फंस गया तो क्या होगा? ये उसको खा जाएगा। कहाँ कहाँ मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, और मेघालय जो स्टेट है इंडिया में वहाँ पर भी आपको पिचर प्लांट देखने को मिलता है। इसकी जो शेप है वो पिचर जैसी होती है। पिचर का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, और उसके ऊपर है ना एक लिड से वो कवर्ड रहता है, जिसको जो इसकी लीफ होती है ना वो मॉडिफाइड लिड की तरह होती है। और ये ना एक स्पेशल स्मेल छोड़ता है, जिसकी वजह से ना सारे के सारे जो इंसेक्ट फ्रॉग है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था 2021 के पेपर में, उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत अच्छी सी स्मेल छोड़ता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट जब इसके मुंह में फंस जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स उसको फंसा लेते हैं और ऊपर से वो लिड जो होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद है ना प्लांट ये ऐसा करता क्यों है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये प्लांट जो है ना ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है? तो एक्चुअली क्या है ना, ये जिस सॉइल में ग्रो करता है ना, जिस मिट्टी में उग रहा होता है, वो नाइट्रोजन में है ना डेफिशिएंट होती है, यानी कि उस मिट्टी में है ना नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है? इंसेक्ट से ये अपनी कमी पूरी करता है और वहां से लेके उनको खाता है। ठीक।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स तो खा रहा है, कोई उसको क्यों, रीजन भी तो होना चाहिए ना, कोई वजह होनी चाहिए, कोई और पौधा तो ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये ना ऐसी सॉइल में ग्रो करता है जो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होती है, इसलिए ये ऐसा करता है। उसके बाद आता है बीजों के बारे में, एक चैप्टर है। तो जो सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं। बीज है ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बहुत दूर दूर तक। तो जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना ट्रैवल कर सकते हैं और एक दूर से दूर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ चिपक जाते हैं। बीज जो होते हैं वो एनिमल्स के फर पे चिपक जाते हैं या फिर हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, और हवा की वजह से, पानी की वजह से, बर्ड्स की वजह से। तो आपने देखा है कभी कभी आपने है ना कोई पौधा उगाया नहीं होता लेकिन एक नया पौधा उग रहा होता है, क्यों? क्योंकि कोई इंसेक्ट उसे वहां पे गिरा के चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है ना फूड केम फ्रॉम, तो ये खाने है ना कहाँ कहाँ से आए। तो ग्रीन चिली, टोमेटो और पोटैटो ये ना इंडिया में नहीं हुआ करते थे, साउथ अमेरिका में हुआ करते थे। तो जब है ना साउथ अमेरिका से जब ट्रेड होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो, तो वो है ना कुछ चीजें वहां से यहाँ लेके आते हैं, तो वो बीज भी अपने साथ लेके आए, तो ये बीज है ना इंडिया में भी उगने लगे। उसके बाद है ना कैबेज एंड पी जो है वो यूरोप से आई है, और कॉफी बीन और ग्रीन भिंडी ये अफ्रीका से आई है। तो आपने अगर अपने कपड़ों को कभी देखा है, सैंडल्स को कभी देखा है, तो आप उसको है ना जिससे टाई करते हो, बंद करते हो, तो वहां पे है ना जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा होता है वो क्या होती है, वेलक्रो होती है। तो वेलक्रो बनाने का आइडिया किसको आया, जॉर्ज मेस्ट्रल को आया। एक दिन है ना वो अपने कुत्ते को घुमाने लेके गए हुए थे, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बीज जो है वो उनके कपड़ों पर चिपक गए हैं, डॉग के फर पे भी चिपक गए हैं, ठीक है। तो इससे उनको ये आइडिया आया कि मेरे को है ना वेलक्रो बनाना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने क्या बनाया, वेलक्रो बनाया, जो आजकल हमारे बैग्स में, हमारे क्लोथ्स में, हमारे बेल्ट में यूज होता है। बात आता है नेक्स्ट चैप्टर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो घड़ी, सीसर एक जगह का नाम है, तो सर का मतलब होता है लेक। तो ये है ना जैसलमेर में एक प्लेस का नाम है, यहाँ पे है ना 9 झीलें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बारिश के पानी से ये झीलें भरती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक झील में पानी भरेगा, फिर है ना ये झीलें ऐसे बनाई गई, पहले एक झील भर जाती है, उसके बाद है ना दूसरी झील भरनी शुरू होती है, जब दूसरी झील पूरी भर जाएगी तब तीसरी झील भरनी। तो एक दूसरे से कर करके ना सारी की सारी झील जो होती हैं आपस में भर जाती हैं। तो जैसलमेर जो है वो एक राजस्थान का ऐसा एरिया है जहाँ पे ना बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी होती है वहां पे ना पानी की इतनी वैल्यू की जाती है कि पूजा की जाती है। तो उत्तराखंड में जब है ना एक नई बहू शादी करके आती है, तो सबसे पहले है ना वो क्या करती है, जाके पानी की पूजा करते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद है ना अल बरूनी के बारे में लिखा हुआ है। तो अल बरूनी जो है वो एक ट्रैवलर थे जो इंडिया घूमने आए थे। कहाँ से आए थे अल बरूनी, उज्बेकिस्तान से आए थे। तो आपसे ना यही पूछा जाता है कि वो किस कंट्री से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। और उन्होंने ना इंडिया के बारे में क्या लिखा, जब वो इस जगह को विजिट करके गए तो उन्होंने लिखा कि इंडिया के लोग जो है ना वो तालाब बनाने में बहुत ज्यादा स्किल है, वो बहुत अच्छे तालाब बना लेते हैं, और उनके आसपास है ना बहुत अच्छे रॉक्स को जोड़ के चबूतरा बना लेते हैं जहाँ पे लोग बैठे होते हैं। जोधपुर में एक बार क्या हुआ, 1986 में ना बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई, बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो लोगों को याद आई बावली की। तो बावली जो होती है वो एक ऐसा कुआं होता है जिसमें ना सीढ़ियां होती हैं, ठीक है। तो आपने अग्रसेन की बावली भी देखी होगी, पीके मूवी अगर आपने देखी है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक बावली थी जिसको लोग भूल गए थे वैसे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी सफाई की, और उसके अंदर से है ना इतना सारा कूड़ा निकला। और जब उसमें उन्होंने पानी भर दिया ना, तो फिर से क्या हुआ, ग्राउंड लेवल रिचार्ज करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये तालाब, जोड़, झीलें, ये सब पता है ये वाटर बॉडीज क्यों बनाई जाती थी, ताकि बारिश का पानी इनमें स्टोर हो जाए और बाद में ना वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करता है। उसके बाद है ना तरुण भारत संघ जो है वो एक एनजीओ है जो एल्डर्स को है ना ये बताता है कि वो अपने वाटर का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, पुरानी से पुरानी जो जोड़ है, झीलें है, उनको दोबारा से हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना डेड सी। तो डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है, और ये ना बहुत ही, इसका पानी है ना इतना नमकीन है और इसके अंदर इतना नमक है कि अगर आप इसमें डूबेंगे, डूबने की कोशिश भी करेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है उसमें क्या होता है, अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं ना डेड सी का, तो उसमें 300 ग्राम क्या है, नमक है, ठीक है। तो इसकी वजह से डेंसिटी जो है, कोई भी इसमें डूबता नहीं है और वो तैरता रहता है, ठीक है। तो डेड सी में है ना, इसको डेड सी क्यों बोला जा रहा है, आप सोच रहे हो इसका नाम डेड सी क्यों है। तो यहाँ पे ना इतनी सैलिनिटी हाई है, इतनी सैलिनिटी हाई है कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ यहाँ देखने को नहीं मिलती है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ आपको इसके पानी में देखने को नहीं मिलती है। तो इसके इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेड सी रखा गया है। उसके बाद जो दांडी मार्च है, तो दांडी मार्च है ना 1930 में किसने किया था, आपको पता है। एक बार है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक बनाने पे है ना उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पहले लोग है ना अपना नमक खुद ही बना लेते थे, तो नमक एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। तो गांधी जी ने ना इसके लिए क्या किया, एक यात्रा शुरू की जिसको क्या बुलाते हैं, दांडी मार्च बुलाते हैं। तो ये आपको ईयर याद रखना है, 1930 में की गई थी। कहाँ से शुरू हुई थी, तो उन्होंने ना अहमदाबाद से इसे शुरू किया था, और दांडी एक जगह का नाम है, सीशोर, वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, नमक बनाया और ये कानून तोड़ दिया, नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया। मॉस्किटो, तो मलेरिया जो फीवर होता है, मलेरिया फीवर किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। और इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है, हमें काटती है और हमारी बॉडी में ना प्लाज्मोडियम रिलीज कर देती है,
ठीक है। तो मलेरिया का कारण जो है वो मच्छर है, ये किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बनाया था, और इस वजह से है ना रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज भी मिला था उनकी इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। उससे पहले ना लोगों को समझ नहीं पाते थे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो उन्होंने बताया कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में रिलीज कर देती है। तो मलेरिया फीवर क्या होता है, इसमें ना आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है, तो चिल्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। उसके बाद है ना मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, तो अगर एक ट्री होता है सिंकोना ट्री, तो उसकी जो छाल होती है, उसकी जो बार्क होती है, उसको अगर आप सुखाएंगे, उसका पाउडर बना के आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो मलेरिया है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद है ना सिंकोना ट्री पहले तो हम ऐसे इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास है ना, लोग क्या करते थे, सिंकोना ट्री की छाल को ना पानी में उबालते थे और उसको पेशेंट्स को दिया करते हैं। लेकिन आजकल है ना हमने इजी करने के लिए, चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, तो उसके लिए अब क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में आती हैं और आप है ना टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनीमिया। तो 17 नवंबर 2007 को क्या हुआ, दिल्ली के एमसीडी स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे हैं ना किससे पीड़ित पाए गए, एनीमिया से पीड़ित पाए गए, जिसकी वजह से ना उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो रही थी। तो एनीमिया में क्या होता है, बच्चे की सही से ग्रो नहीं हो पाती, उनकी एनर्जी लेवल है ना हमेशा लो होता है, ठीक है, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। एनीमिक बच्चों को क्या दिया गया, उनको ना आयरन की टैबलेट दी गई। एनीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में ना हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन का काम होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, वो हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर हमें एनीमिया हो रखा है, इसका मतलब क्या है, मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम आएगा, और इसलिए ना मुझे हमेशा थकावट फील होती रहेगी, मेरी मेंटल ग्रोथ, मेरी फिजिकल ग्रोथ, सब पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद है ना बहुत बार सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो अनीमिया को क्यूर करने के लिए हम डॉक्टर हमें क्या एडवाइस करते हैं, तो कहते हैं आपको गुड़ खाना चाहिए, जैगरी, आपको आंवला खाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है, आयरन होता है। उसके बाद एक चैप्टर है अप यू गो, तो इसमें ना बिछेंद्री पाल के बारे में बात हुई है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है, जो उत्तरकाशी में है, वहां पर वो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है। उसके बाद है ना यहाँ पे है ना कुछ क्वालिटीज बताई हुई है कि लीडर पे क्या क्या क्वालिटी होती है, जो इंसान लीडर बन सकता है ना उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। वो दूसरों की मदद करता है ऊपर जाने में, ठीक है, सबसे दूसरों को आगे जाने देगा, खुद पीछे चलेगा, ठीक है, और जिनके जो चढ़ नहीं पा रहे, ठीक से क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करेगा, ठीक है, रुकने का, आराम करने का एक अच्छी जगह ढूंढेगा, दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लिए खाना अरेंज करेगा, ठीक है, और अगर गलती उसकी नहीं है, उसके ग्रुप मेंबर से गलती हुई ना, तो भी वो क्या करेगा, पनिश होने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं किसमें, अगर आप ट्रैकिंग सीख रहे हैं तो ये सब क्वालिटीज अगर आप में है। उसके बाद जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनको है ना विटामिन सी, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट दिया जाता है ब्रेकफास्ट में, ताकि ये सारी की सारी चीजें क्या करे, उन्हें ठंड में एक तो गर्म रखे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो टेकला विलेज जो है वो झालावाड़ से 1600 मीटर की हाइट पे है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। तो जब आप है ना चढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको ना ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, और आपकी बॉडी का कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, आपकी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल बना के आपको चढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना बिछेंद्री पाल जो है वो नाकोरी विलेज गढ़वाल एरिया में पैदा हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद है ना जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने क्या किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज जो है उसको ज्वाइन किया, वहां पे उन्होंने ट्रैकिंग सीखी, और उनके जो गाइड थे उनका नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद है ना बिछेंद्री पाल उस टीम के लिए सिलेक्ट हुई जो क्या करने वाली थी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली थी। उसके बाद है ना 1:07 हो रहे थे 23 मई को, जब है ना बिछेंद्री पाल ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, ठीक है, और मतलब वो पहुंच गई, पीक पे पहुंच गई। और जिसे हम माउंट एवरेस्ट बुला रहे होते हैं ना, उसी को नेपाल में क्या बुलाया जाता है, उसका दूसरा नाम होता है सागर माथा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की दूसरा नाम क्या है नेपाल में, सागर माथा। उन्होंने ना 43 मिनट स्पेंड किए यहाँ पर, और बिछेंद्री पाल है ना पहली वुमेन बनी इंडिया की, ठीक है, और वर्ल्ड की, दुनिया की 5वीं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो दुनिया की 5वीं वुमेन है और इंडिया की पहली वुमेन है। बस बिछेंद्री पाल के बारे में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अगर उन्होंने दिए, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए, कि बिछेंद्री पाल जो है वो नाकोरी विलेज में पैदा हुई थी, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया उत्तरकाशी में। उनके जो गाइड थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। बिछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली टीम के लिए सिलेक्ट हुई। 1:07 हो रहे थे जब 23 मई को, ये डेट भी आपको याद रखनी है, उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, जिसको नेपाल में क्या बुलाया जाता है, सागर माथा बुलाया जाता है। उन्होंने 43 मिनट यहाँ पे स्पेंड किए। वो पहली इंडियन वुमेन है और वर्ल्ड की 5th वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। उसके बाद है वॉल टेल स्टोरीज, तो जो दीवारें होती है वो भी कहानियां बताती हैं। तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो हैदराबाद में है, और गोलकोंडा फोर्ट को अगर आप देखोगे ना तो 87 बेस्टियंस आपको दिखाई देंगे। तो बेस्टियंस का मतलब होता है, अगर आप है ना
कभी भी किसी किले में घूमने गए हैं तो वहाँ पे ना दीवार जो होती है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती जैसे हमारे घरों की होती है। वहाँ पे क्या होता है, दीवार है, फिर है ना एक गोलाई का एरिया सा बना होता है, फिर वो दीवार है, फिर से वो गोलाई का एक एरिया बना होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, बैस्टियन बुलाते हैं। ठीक है, तो दीवार का जो एरिया बाहर आया होता है पर्ट के शेप में, उसे क्या बुलाया जाता है, बुर्ज बुलाया जाता है, बैस्टियन बुलाया जाता है। तो कुतुबशाही सुल्तान जो थे वो यहाँ पर राज किया करते थे। 1518 से लेके 1687 तक उन्होंने यहाँ पे राज किया। 1200 में है ना ये जो महल है पहले ये मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ना एक फतेह दरवाजा है जहाँ से है ना इतनी दूर से अगर कोई बोलेगा ना, फतेह दरवाजा बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर कोई बोलता है ना तो उसकी आवाज कहाँ तक पहुंच जाती है, गोलकोंडा फोर्ट में पहुंच जाती है। तो जब कोई डेंजर आता था, लोग है ना फतेह दरवाजे पे कोई मैसेज देता था और गोलकोंडा फोर्ट को पता चल जाता था कि कोई खतरा आ रहा है। ठीक है, इको की वजह से वॉइस वहां पे क्या होती है, गूंजती है, इको करती है। उसके बाद होती है सुनीता विलियम्स के बारे में एक चैप्टर है। सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में गई थी। ठीक है, और वो कितनी दूर गई थी, अर्थ से 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इतनी दूर से है ना मैं कोई कंट्रीज नहीं देख पा रही हूँ, मुझे तो सिर्फ है ना पानी दिखाई दे रहा है, लैंड दिखाई दे रही है, मैं नहीं बता पा रही कि यहाँ से ये कौन सा देश है, वो कौन सा देश है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो डिविजन्स है ये हमने बनाए हैं। ठीक है, जितने भी भेदभाव है वो सब हमने बनाए हैं, नेचर ने कोई भेदभाव नहीं बनाया है। ठीक है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये बुक किसने लिखी है, आइजैक एसिमोव ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं, अगर आप तारों को देखोगे ना तो वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं। तो आपको पता है प्लैनेट्स और स्टार्स को आप एक दूसरे से अलग कैसे कर पाते हो, डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हो, आप पहचानोगे कैसे कि स्टार कौन है और प्लैनेट कौन है। तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको है ना कांस्टेंट स्पीड से रात में आपको कोई चीज मूव करते हुए दिख रही है और चमक रही है तो वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक सैटेलाइट होती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपको दिखता है टूटता तारा जिसको हम बोलते हैं। तो टूटता तारा कुछ नहीं होता है, एक शूटिंग स्टार होता है, जिस क्या होता है, एक मेटेरॉइड होता है जो अर्थ के सरफेस में जैसे ही एंटर करता है ना तो हमारी जो मीजोस्फेयर लेयर है वहां पे ना वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है, फायर लग जाती है उसमें, तो उस वजह से हमें क्या लगता है, हमें वो चमकता हुआ जलता हुआ दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। ठीक है, तो टूटता तारा कुछ नहीं होता, मेटेरॉइड होता है। उसके बाद है ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले आदमी थे जो चांद पर गए थे। राकेश शर्मा वो पहले भारतीय थे जो चांद पर गए थे। कल्पना चावला जो थी वो पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। और सुनीता विलियम्स जो थी वो अमेरिकन वुमेन है जो स्पेस में गई थी। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद है व्हाट इफ इट्स फिनिश, तो है ना पानी की बात हो रही है, तो एक अदलाज बावली की बात हो रही है। तो ये है ना अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। तो पेट्रोलियम को ढूंढने के लिए, यानी कि पेट्रोल को ढूंढने के लिए ना साइंटिस्ट अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम है ना एक स्मेली थिक डार्क कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम से हमें मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें ना हमें एक बार पेट्रोलियम की डिस्कवरी कर लेते हैं जब उसको हम फिल्टर कर रहे होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से, जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है, ये सब कुछ हमें किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। उसके बाद आता है एलपीजी। आपके घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ये गैस भरी होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वैक्स, कोलतार, ग्रीस, ये सब कुछ भी किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। उसके बाद होता है एक चैप्टर है अ शेल्टर सो हाई। तो एक आदमी है वो कहाँ जा रहा है, लद्दाख जा रहा है। तो पहले ना दिल्ली जाने के लिए उसने क्या क्या किया है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को क्रॉस किया है। इसमें उसे पता चला कि दिल्ली से मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1400 किलोमीटर है। बहुत बार सीटेट एग्जाम में ये पूछता है कि कितना डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई के बीच में, तो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर के जो रास्ते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वो कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और अगर आपको लेह लद्दाख पहुंचना है तो पहले है ना आपको ये रास्ते पार करने पड़ेंगे। उसके बाद है ना अगर आप वहां पे जाओगे तो नायलॉन के टेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं पहाड़ी इलाके में लोग, किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ना लद्दाख को है ना कोल्ड डेजर्ट बुलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट बुलाते हैं, तो ये कोल्ड डेजर्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बहुत तेज हवा चलती है, एकदम सूखी हवा चलती है, तो आपको ना सांस लेने में भी ना यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। एकदम फ्लैट एरिया है ये। ठीक है, और लद्दाख में ना अगर आपको कोई झूले झूले बोल रहा है, इसका मतलब है वो आपको कह रहे हैं वेलकम वेलकम। ठीक है, उनकी लैंग्वेज में बात हो रही है। उसके बाद है ना लद्दाख में कैसे घर देखने को मिलते हैं, तो लद्दाख के जो घर होते हैं वो 2 फ्लोर के होते हैं। ठीक है, स्टोन के बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इनकी जो दीवार होती है उसमें क्या होता है, मड और लाइम की है ना थिक कोटिंग की जाती है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि मड एंड लाइम की कोटिंग कहाँ पे की जाती है, तो लद्दाख में जो घर होते हैं उनमें ना मड और लाइम की कोटिंग की जाती है। इनके घर है ना आपको ऐसा दिखाई देगा, दूर से आप देखोगे ना जैसे कोई शेड है। ठीक है, तो नीचे वाले फ्लोर पे है ना कोई भी, ग्राउंड फ्लोर पे है ना क्या होता है, कोई भी
विंडो नहीं होगी, ठीक है, कोई भी विंडो आपको दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होती। और वहाँ पे ना मोस्टली उन्होंने क्या किया होता है, भूसा भरा होता है, जानवरों के लिए भूसा स्टोर करके रखा होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपनी छतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटी मोटी जो ट्री ट्रंक्स होती है उनको रखते हैं छत पे फ्लैट, ठीक है, ताकि उनकी जो रूफ है, छत है, वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। उसके बाद है ना लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ होती हैं, और मोस्टली है ना जो इनका ग्राउंड फ्लोर है उसमें ना एनिमल को स्टोर करेंगे, और एनिमल का जो खाना है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद अगर आप लद्दाख पे गए हुए हैं तो आप है ना लोगों की छतों पे बहुत आराम से क्या सूखते हुए देखेंगे, रेड चिली, ऑरेंज और पंपकिन और गोल्डन येलो कॉर्न्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये है ना बहुत सारी सब्जियों को है ना क्या करते हैं, समर सीजन में सुखा लेते हैं ताकि उनको है ना विंटर में ये खा पाए, ठीक है, जब ये फ्रेश नहीं मिल रही होंगी उस टाइम ये उसको खा पाए। उसके बाद आता है चांगथांग। तो चांगथांग जो है ये एक प्लेस है 5,000 मीटर ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे ना सांस लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है क्योंकि ये इतनी पहाड़ी पर है। यहाँ पे ना आपको सांस लेते हुए बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत तेज हवा चल रही होती है यहाँ पे, कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो चैंगपा, इसको अपनी जगह का नाम, इस जगह का नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे एक ट्राइब रहता है जिसका नाम क्या है, चैंगपा। ये एक ट्राइब है जो माउंटेन में रहता है। चैंगपा ट्राइब में ना सिर्फ 5,000 लोग ही रहते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके मूव कर रहे होते हैं। इनकी जो गोट और शीप होते हैं उन्हें लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। और इन्हीं जानवरों से इनको क्या मिल रहा होता है, इनका दूध मिल रहा होता है, मीट मिल रही होती है, स्किन मिल रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इनको अपने जानवरों से ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो इनकी गोट है यही इनका क्या है, खजाना है, ट्रेजर है के पास। चांगपा ट्राइब में अगर जिसके पास है ना जितने ज्यादा जानवर है उसको उतना ही अमीर माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको अमीर माना जाता है, लेकिन चांगपा ट्राइब में क्या होता है, जिसके पास जितने ज्यादा जानवर है वो उतना ही ज्यादा अमीर है, ठीक है। उसके बाद है ना चांगपा की जो गोट होती है, जिनको हम चांगथंगी गोट बुलाते हैं, इनसे हमें एक ऐसी वूल मिलती है जिससे है ना पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो आपको पता है ना पश्मीना शॉल जो होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शॉल होता है, बहुत पतला होता है देखने में, लेकिन बहुत गर्मी देता है। तो ये किससे मिलता है हमको, जो चांगथंगी गोट होती है उसके फर से, ठीक है। चांगपा क्या करता है, जो भी चीजें उनको चाहिए होती है वो अपने हॉर्सेस और याक के ऊपर लाद के चल रहे होते हैं उनको साथ में। और चांगपा लोग जो होते हैं वो अपने टेंट को क्या बुलाते हैं, रेबो बुलाते हैं। कभी कभी ना आपसे एक मार्क में पूछा जाता है कि चांगपा अपने टेंट को क्या बुलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेबो बुलाते हैं, ठीक है। तो जो याक के बाल होते हैं ये उनको है ना आपस में बुनते हैं ताकि क्या कर सके, अपने टेंट को है ना बांध सके, अच्छे से स्ट्रांगली उसको बांध सके, तब बहुत तेज हवा चलेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने ग्राउंड पे है ना 2 फीट का एक गड्ढा कर लेते हैं जहाँ पे ये अपना टेंट लगाएंगे, और हाई पार्ट जो उस गड्ढे से ऊपर वाला पार्ट होगा वहां पे इनका टेंट लगेगा। उसके बाद है ना रैबो के पास है ना एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ना अपने जानवरों को रखेंगे, अपनी शीप और गोट को जिस एरिया में रखेंगे। तो चांगपा है ना इस जगह को क्या बुलाते हैं, लेखा बुलाते हैं। तो वो पूछते हैं कि लेखा क्या होता है, तो लेखा एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे वो अपने जानवरों को रखेंगे रैबो के पास। रैबो किसका नाम है, उनके टेंट का नाम है। उसके बाद जो लेखा की दीवारें होती हैं वो है ना स्टोन की बनी होती है, और हर फैमिली है ना अपने जानवरों को पहचानने के लिए उनके ऊपर है ना एक स्पेशल मार्क लगा देती है। और वुमेन्स जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, वो क्या करती है, पहले है ना एनिमल को काउंट करती है, अपने एनिमल्स को काउंट करती है, फिर उन्हें लेखा से बाहर लेके जाती है, ठीक है। चैंगपा जो होता है, चैंगथैंग का मतलब होता है जहाँ पे ना एक ऐस मतलब जहाँ पे ना बहुत कम लोग रहते हैं ना उसको चैंगपा बुलाया जाता है। चैंगपा की जो लैंग्वेज है उसमें चांगथांग, इनका जो नाम है चांगथांग क्यों है जगह का नाम, क्योंकि ये एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और यहाँ पे हवा है ना 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही होती है। तो हवा इतनी तेज चल रही होती है, इतनी तेज चल रही होती है कि आपको है ना सांस लेने में यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। जो लोग मोस्टली यहाँ पे नहीं रहते ना, अगर आप कभी लेह लद्दाख जाते हैं तो आपको है ना बहुत दिक्कत होने लग जाती है ब्रीथ करने में। उसके बाद आता है वर्ल्ड फेमस पश्मीना। तो पश्मीना शॉल जो होती है वो इतनी गर्म होती है जैसे आपने 6 स्वेटर पहन रखे होते हैं। बहुत पतली होती है ये शॉल, देखने में बहुत मोटी नहीं होगी, बहुत पतली होगी। ये पश्मीना वूल हमें किससे मिलती है, चांगथंगी गोट से मिलती है। और ये क्यों मिल रही है, अब ये इतनी एल्टीट्यूड पे रह रही है तो आपको पता है ना नेचर ने है ना एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ बनाया होता है। तो उन्होंने नेचर ने जो बाल उनको दिए हैं वो इतने सॉफ्ट है और इतनी गर्मी उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इतने सेल्फिश है कि उनके बालों को उतार लेते हैं और अपने लिए पश्मीना शॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके जो बाल होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि उनके 6 बालों को जब आप आपस में जोड़ोगे तब आपके एक बाल के बराबर वो होंगे, ठीक है। और इनके बाल जो है वो मशीनों से नहीं बुने जा सकते, इसलिए ना हाथों से बुनना पड़ता है। ये जो शॉल होती है ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, क्यों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, हाथों से बुनाई करनी पड़ती है। और एक सिंपल शॉल अगर मैं बना रही हूँ बिना एम्ब्रॉयडरी वाली तो कम से कम है ना 250 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपसे पश्मीना वूल के बारे में पूछते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ये देखो ये है पश्मीना शॉल, ठीक है। बहुत ही देखने में बहुत पतली लगेगी, बहुत गर्म होती है, 6 स्वेटर के बराबर गर्म है, ठीक है। और जो पश्मीना वूल के हेयर्स है वो भी है ना 6 बाल में मिलाऊंगी तो मेरे एक बाल के बराबर होंगे। और 250 घंटे लग जाते हैं एक प्लेन पश्मीना शॉल को बुनने में, हाथ से बनाने में।
उसके बाद है ना श्रीनगर में कैसे कैसे घर देखने को मिलते हैं। तो श्रीनगर में जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें ना हाउस बोट में रहना बहुत पसंद होता है। तो हाउस बोट क्या होती है, वो 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। ठीक है, श्रीनगर में इनमें जो फैमिलीज रह रही होती है इनको हम क्या बोलते हैं, डोंगा बुलाते हैं वो लोग इनको। ठीक है, तो डल लेक, झेलम रिवर को अगर आप देखोगे ना उसमें ना आपको बहुत सारे डोंगा दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आप है ना यहाँ पे इन घरों की छतों को देखोगे, यानी कि हाउस बोट में जो घर बना हुआ है उसकी छत को आप देखोगे ना तो बहुत सुंदर आपको डिजाइन दिखेंगे, जिनको क्या बोला जाता है, खत्मबंद बोला जाता है। ठीक है, और इनके है ना ये पैटर्न जो होते हैं जिगसॉ पजल जैसे दिख रहे होते हैं। और जो कश्मीर के गांव के घर है वो क्या होते हैं, पत्थरों को काट के बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखे, और मड की कोटिंग होती है इनके ऊपर। लकड़ी का इस्तेमाल भी होता है इन घरों को बनाने के लिए। और इनकी जो रूफ होगी, छत होगी, वो स्लोपिंग होगी। आपको पता है ना मनाली में जो घर होते हैं उनकी छत भी जो होती है वो स्लोपिंग होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आपको पता है कश्मीर जो है और मनाली जो है यहाँ पे ना बहुत बर्फ गिरती है। तो अगर आपके घर की छत जो होगी वो ढालू होगी तो क्या होगा, सारा का सारा बर्फ है ना नीचे गिरता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। उसके बाद है ना कुछ घरों में ना एक बहुत स्पेशल टाइप की विंडो होती है जो दीवार से बाहर आ रही होती है, उसको क्या बुलाया जाता है, दाब बुलाया जाता है। यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल वुड का पैटर्न बना होगा, यहाँ से है ना लोग है ना बाहर का व्यू देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पुराने घर हैं वो मिट्टी स्टोन से बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। ठीक है, और ब्यूटीफुल आर्चेस अगर हमें डोर्स पे, विंडोज पे दिखाई दे रहे होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, मेहराब बुलाते हैं। ये देखिए श्रीनगर के जो घर है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जो ये आपको जिगसॉ पैटर्न दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, खत्मबंद बुलाते हैं। नीचे वाली पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये है दाब। और लास्ट पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मेहराब है। व्हेन द अर्थ शूक चैप्टर, तो आपको पता है 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, बहुत तेज भूकंप आया था। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ एरिया में। तो पूछा जाता है कि 26 जनवरी 2001 को कहाँ पर बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, तो कच्छ, गुजरात। ठीक है, तो अगर कभी भी भूकंप आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्राई करनी चाहिए आप अपना घर छोड़ के ना एक ओपन ग्राउंड में चले जाओ। ठीक है, और आपको है ना अगर आप घर पे हो, बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको है ना किसी टेबल के नीचे अपने सर को हेड डाउन करके रखोगे तो क्या होगा, जब तक शेकिंग रुकेगी नहीं तो आपका हेड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जब है ना कोई बारिश नहीं हो रही होती है तो जो हमारी फसल होती है वो खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है ना कभी कभी ना सूखा या बाढ़ दोनों सिचुएशन में क्या होता है, फेमाइन आ जाता है। तो सूखे की वजह से क्या होता है, यानी कि खाना इतना कम प्रोड्यूस हुआ है कि लोगों को है ना मिल ही नहीं पाता है। तो फेमाइन का मतलब क्या होता है, जब खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड। उसके बाद है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। प्रेसिडेंट रहे हैं पहले, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कभी प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे मुंह से हवा बाहर आ रही होती है वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो जैसे आपने है ना हवा अपने मुंह से बाहर निकाली, ठीक है, वो गर्म है, और जो शीशा है वो ठंडा है। तो जो हॉट एयर हम सांस अंदर ले रहे हैं उसके अंदर वाटर पेपर्स है, तो धीरे धीरे आप शीशे पे देखोगे एकदम से आपको ऐसा लगे जैसे बूंद 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 आ गई है। क्यों, क्योंकि जो मिरर है वो क्या है, कोल्ड है। ठीक है, इसकी वजह से ग्लास जो होता है वो मॉइस्ट और हेजी हो जाता है, यानी कि आपको सही से दिखाई नहीं देगा, आपको शीशा ऐसा लगेगा कि उस पर कुछ जम गया। गाड़ियों के शीशे पे ऐसा हो रहा होता है ना। उसके बाद जो होती है हमारे जो दिल की धड़कन है उसको हम कैसे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। ठीक है, हल्की हवा जो होती है वो ऊपर उठ रही होती है और जो भारी हवा होती है वो नीचे आ रही होती है। इसलिए आपने देखा धुआं जो होता है वो बहुत हल्का होता है, हमेशा ऊपर जा रहा होता है। उसके बाद है ये काम कौन करेगा, तो टीचर को है ना अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए कुछ प्रोफेशंस को लेके, जैसे कि क्लीनिंग वर्कर्स। तो हम है ना हमेशा उन्हें बोल रहे होते हैं कूड़े वाला है, कचरे वाला है, जबकि कूड़ा और कचरा तो वो साफ करने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे ना गांधी जी का फ्रेंड है महादेव भाई, उनका जो बेटा है जिसका नाम है क्या, नारायण, जिसको प्यार से क्या बुलाया जाता है, बाबला बुलाया जाता है। वो गांधी जी के साथ कुछ टाइम रहा था जब वो क्या था, बहुत छोटा था। ठीक है, स्टूडेंट को है ना हमें सेंसिटिव बनाना चाहिए किसके बारे में, अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी एक बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी जिसमें ना बहुत सारे लोगों को है ना अछूत माना जाता था, यानी कि अगर उनको कोई छू भी लेता था ना तो वो मानते थे कि इनको छूने से आप अपवित्र हो जा रहे हो। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जो है वो गोरेगांव महाराष्ट्र से थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो भारत का संविधान है, वो इनकी लीडरशिप में ही प्रिपेयर किया गया है। उन्होंने ना बचपन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस किया है, अनटचेबिलिटी फेस किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और अपनी एजुकेशन कंप्लीट। इसके बाद है अक्रॉस द वॉल्स। ठीक है, तो अफसाना और नागपाड़ा जो है ये बास्केटबॉल टीम के नाम है, मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस ये भी कहाँ पे है, मुंबई में देखने को मिलते हैं। शोलापुर जो है वो एक जगह है जो कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों को है ना आपको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए क्या करने का, गेम्स खेलने का। ठीक है, उससे है ना अगर आप बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल टीम में रखोगे, गेम खेलने दोगे, तो उससे है ना जेंडर इक्वालिटी को आप प्रमोट कर पाते हो। तो बच्चू खान प्लेग्राउंड जो है वो भी मुंबई में है, जिसका नाम एक
कोच के ऊपर पड़ा है जिनका नाम क्या हुआ करता था, मुस्तफा खान। तो उनके नाम पे अब उस प्लेग्राउंड का नाम क्या रखा गया है, बच्चू खान प्लेग्राउंड। उसके बाद है नो प्लेस सर, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो खेड़ी विलेज जो है वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है। इसकी वजह से ना वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ रहा है, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब किसी एरिया में डैम बनाया जाता है तो बहुत सारे आसपास के जो गाँव होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं। उनको है ना उनकी लैंड छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है या फिर उनको दूसरी जगह पे बसाया जाता है। खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गाँव ऐसे क्या है, उनको क्या करना होता है, अब वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, इसलिए विलेजर्स को अपना घर छोड़ के, गाँव छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसके बाद होता है एक चैप्टर है जिसमें है ना सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो वनगाम जो है वो गुजरात में एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पुराने टाइम में ना सीड्स को अगर हमें अगले सीजन के लिए प्रोटेक्ट करना है तो लोग क्या करते थे, जो सूखी लौकी होती है उसको है ना मिट्टी से है ना कोट कर देते थे और उसके अंदर है ना बीजों को भर के रखते थे ताकि वो है ना अगले सीजन तक के लिए प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद है ना आप है ना बीजों में नीम की पत्तियों को भी रखते हो। ऐसा आप इसलिए करते हो ताकि आपका जो बीज है उसमें कीड़े ना लगे, ठीक है। ऊंधिया जो होती है वो एक डिश होती है जो कहाँ पे खाई जाती है, गुजरात के लोग खाते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है, इसमें ना बहुत सारी वेजिटेबल मिक्स्ड होती हैं और मिट्टी के घड़े में बनाई जाती है। मिट्टी के घड़े को है ना उल्टा करके रखा जाता है और उसमें चीजें पकती है, इसलिए इस डिश का नाम क्या है, ऊंधियो। क्योंकि गुजरात में ना गुजराती लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन। तो ऊंधिया जो होता है वो बाजरा की रोटी के साथ खाया जाता है, ठीक है, और जो चूल्हे पे फ्रेशली बनाई जाती है। तो ऊंधिया इस डिश का नाम इसलिए क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा है उसको उल्टा करके पकाया जाता है इसमें खाना। उसके बाद है ना क्रॉटन प्लांट। तो क्रॉटन प्लांट की है ना बहुत सुंदर लीव्स होती है, आपने बहुत बार ये प्लांट देखा भी होगा। ये प्लांट हमारे किस लिए काम आता है, इसकी जो जड़ें होती है ना वो जमीन में बहुत नीचे नहीं जाती, ठीक है, बहुत डीप इसकी जड़ें नहीं जाती है। तो क्रॉटन प्लांट को है ना फार्मर क्या करता है, अपने खेत के साइड्स में लगा लेता है। तो जैसे है ना इसकी पत्तियां थोड़ी सी है ना लिम्प होने लग जाती है, झुकने लग जाती है, तो फार्मर को पता चल जाता है कि जमीन में है ना पानी की कमी हो रही है और मुझे अपने खेतों में है ना पानी दे देना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, इंसान उतनी ही इरिगेशन करता है, उतनी ही सिंचाई करता है जितने की जरूरत है। कभी कभी होता है ना हम हमेशा अपने खेत को पानी देते रहते हैं और वो ज्यादा हो जाता है। तो क्रॉटन प्लांट ना हमारी इसमें हेल्प करता है कि हमें कब इरिगेट करना चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए। जंगल किसके हैं, ठीक है। तो कुड़ुक जो है वो एक कम्युनिटी है, आदिवासी लोग हैं। जो कहाँ के लोग हैं, झारखंड में एक ट्राइब का नाम है कुड़ुक। इनकी जो भाषा है वो भी कुड़ुक है। तो अगर आप है ना इनकी भाषा की बात करोगे, कुड़ुक भाषा में तोरांग वर्ड अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है किसकी बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कुड़ुक लैंग्वेज कौन बोलता है। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कुड़ुक कम्युनिटी ही कुड़ुक लैंग्वेज बोलती है। कहाँ की कम्युनिटी है, झारखंड की कम्युनिटी है। तोरांग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो जंगल। तो उसके बाद है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 आया था। वो कहता है कि अगर 25 साल से, यहाँ पे उन्होंने एक चेंज किया हुआ था 2021 के क्वेश्चन में, उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे 15 साल लिख दिया, वो यहाँ पे 26 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग है ना एटलीस्ट 25 साल से जंगलों में रह रहे होते हैं, वहां पे जो जंगल के प्रोडक्ट्स है उन पर है ना उनका राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना अगर जितनी जमीन पे ना आप 1 टिन सीड बो पाओगे, बीज बो पाओगे, उसको हम कितना बोलते हैं, 1 टिन ऑफ लैंड, ठीक है। तो 1 टिन सीड जितनी जगह पे आ जाएगा उसको कितना बुलाया जाता है, 1 टिन ऑफ लैंड बुलाया जाता है। उसके बाद आती है झूम फार्मिंग। तो झूम फार्मिंग का मतलब होता है जब है ना आप एक जगह पे क्या करते हो, जंगलों को काट के साइड में जमीन को साफ कर लेते हो और उसमें क्या करते हो, वहां पे फसल करते हो, फिर उस जगह को खाली छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। तो जितने भी बैम्बू, वीड्स ये सब ग्रो कर रहे होते हैं उनको आप है ना उखाड़ते नहीं हो, आप इनको है ना जला देते हो, सीधा का सीधा जला देते हो। और जो अब ऐश है हमारी, ठीक है, राख जो है वो क्या करती है, लैंड को फर्टाइल बनाने में हमारी मदद करती है। अब इसमें क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसे डीपली डग नहीं किया जाता, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे तक आप इसको खोदेंगे नहीं, इसको बहुत ज्यादा प्लग भी नहीं करेंगे। यहाँ पे है ना सीड्स डाले जाते हैं, खेती की जाती है, उसके बाद है ना इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। फिर है ना वो दूसरी जगह का जाके जंगल साफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग, जिसको हम झुमंतू खेती भी कहते हैं। ये झूम फार्मिंग मोस्टली कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला प्लेन एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारे जंगल अवेलेबल है। तो इसलिए ना लोगों को इतना वो नहीं लगता जंगल को काटते हुए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो फसल वो उगाते हैं वो चावल होती है, ठीक है। तो यानी कि वो क्रॉप जो उन्होंने पूरा साफ करके उगाई वो क्या होगी, चावल की फसल होगी। तो जब है ना मिजोरम के लोग अपनी राइस की फसल को हार्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक डांस करते हैं जिसका नाम क्या होता है, चिराउ डांस होता है, ठीक है। इसमें ना ये स्टिक्स लेके, बैम्बू स्टिक्स को हाथों में लेके डांस कर रहे होते हैं। तो आपसे ना पूछा जाता है चिराउ डांस कहाँ के लोग करते हैं, तो मिजोरम के लोग करते हैं। और कब करते हैं, जब राइस की फसल को वो हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है लाइक फादर लाइक डॉटर। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई आपको देखता है तो कहता है कि आप अपने मम्मी जैसे हो, आप अपने पापा जैसे हो। तो ऐसा क्यों होता है, जब है ना कुछ ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे होते हैं तो उनको हम क्या बुलाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी आंखों का कलर अगर अपनी मम्मी से मिलता है, आपके बालों का टेक्सचर अपनी मम्मी से मिलता है, पापा से मिलता है, तो ये क्या है, ये है इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है।
कुछ चीज़ें होते हैं जो आप है ना ज़िंदगी में सीखते हो, ठीक है। अगर आपने गिटार बजाना सीखा, आपकी फैमिली में किसी को गिटार बजाना नहीं आता था लेकिन आपको आता है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रेट है? ये इनहेरिटेड ट्रेट है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है, आपने एक्वायर किया है, ठीक है। आप बहुत अच्छा गाना गा पाते हो लेकिन आपकी फैमिली में बाकी लोग गाना नहीं गा पाते थे, तो ये कैसा ट्रेट है? एक्वायर्ड ट्रेट है। पोलियो जो होता है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये इनहेरिट नहीं होती, यानी कि अगर ये किसी आपकी फैमिली में किसी को पोलियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो बच्चे होंगे उनको भी पोलियो होगा, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, ये वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है। उसके बाद है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया वियना में है ना एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने है ना पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम, उसके 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने ही हमें ये बात बताई, इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, कैसे कैसे हमें ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, ये सारी की सारी बातें उन्होंने बताई हमें जेनेटिक्स के बारे में, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑन द मूव अगेन, ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है, जो गन्ने की खेती होती है उसको है ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। शुगर केन की खेती अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आपको उसको देना पड़ता है। उसके बाद पूरन पोली जो होती है वो एक डिश होती है, तो ये कैसे बनती है? तो गुड़ और ग्राम का जो आटा होता है, यानी कि आप है ना ग्राम के आटे में है ना गुड़ मिलाओगे और उससे जो आप मीठी रोटी बनाओगे उसको क्या कहते हैं? पूरन पोली कहते हैं। और ये ना महाराष्ट्र के लोग खाते हैं और ये ना एक स्पाइसी कड़ी के साथ खाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो सब्जीज के साथ होगी वो बहुत स्पाइसी होगी और ये जो पूरी होती है ये मीठी होती है, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। उसके बाद है ना कारवा जो होता है वो एक ऐसी कार्ट होती है जिसमें ना सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है जो आपको रहने के लिए चाहिए होती है, यानी कि अगर एक वैन के अंदर ही सारी की सारी वो फैसिलिटीज हैं जो आपको अपनी लाइफ में डेली चाहिए, तो उसको आप क्या बुलाओगे? कारवा बुलाओगे। थैंक यू।